व्हाट इज म्यूजिक? इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। आपकी आवाज में दोनों विजडम और कंपैशन है। रियाज की वजह से विजडम आ चुका है और मुझे एक्चुअली पता नहीं कि कंपैशन कहाँ से आया। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ सर। क्या आपको ये लगता है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स निकले उन्हें एक फेयर शॉट दिया गया इंडस्ट्री में? यहाँ तो बहुत कुछ नहीं बात कर सकते। क्या आपकी कोई ब्रेकअप हुई थी ये दिल गाने से पहले? मेरी मम्मी जाने वाली थी उससे। द होल रूम वाज क्राइंग। मेरी माँ अच्छी औरत थी बहुत। कैन एनीवन बिकम अ सिंगर? सब भाग गया। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपने खुद के पेन को पकड़ के रखते हैं। ये नया सोनू है, उसको उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। उस समय वही सोनू जरूरी था, इस समय यही सोनू जरूरी है। उसकी गलतियां भी, उस खामियां जो हैं वही उसकी खासियत बन जाती हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, हमारे देश में भी कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक कंपोजर्स नाम दे देते हैं लेकिन बना कोई और रहा होता है। पर ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक क्यों नहीं हुई है? एक मच अवेटेड कॉन्वर्सेशन है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए। सोनू निगम हमारे एक ड्रीम गेस्ट बहुत टाइम से थे एंड ट्रस्ट में आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। अगर आप एक म्यूज़िक के स्टूडेंट हो, अगर आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक है, अगर आपको सोनू निगम के बारे में और ज़्यादा जानना है, अगर आपको जनरली स्पिरिचुअल म्यूज़िक के बारे में और ज़्यादा जानना है, बहुत सारी डीप बातें हुई हैं आज सोनू निगम सर के साथ। ये एक लेजेंड है और आज का पॉडकास्ट है लेजेंडरी। डेफिनेटली सोनू सर का नया गाना बिटर बिट्रेयल्स भी जाके चेकआउट कीजिए। पर अभी के लिए दिस इज सोनू निगम ऑन TRS। एक लेजेंडरी TRS एपिसोड की शुरुआत है ये, क्योंकि आज हमारे साथ है सोनू निगम सर। कैसे हो? मैं कह नहीं सकता कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे के सामने बैठा हूँ जो मेरा फेवरेट है। अरे। और मैंने आपको इतना सुना है, इतना फॉलो किया है। थैंक यू सर। एंड वेरी आगे बताऊंगा आपको, बट फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू। नो, वी आर वेरी 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 हैप्पी टू होस्ट यू सर। थैंक यू। आई फील कि आपसे सही सवाल पूछे नहीं गए हैं, आप में बहुत कुछ छिपा हुआ है, पर लोगों ने आपसे वो वाले सवाल किए नहीं है। तो देखते हैं आज TRS में क्या होता है। क्रेजी। ओके, आई डोंट नो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पर ऐसे बहुत कम मोमेंट्स होते हैं जहाँ मैं ये बेल और ये वज्र उठाता हूँ। ये हमारे एक मेंटर है पालगा रिनपोचे, उन्होंने ये बेल और वज्र दिया था। बेल का मतलब है विजडम, वज्र का मतलब है कंपैशन। तो व्हेन विजडम मीट्स कंपैशन, कुछ कुछ गेस्ट के सामने कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन से पहले मैं ये विजडम और कंपैशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी आवाज़ में दोनों विजडम और कंपैशन है। रियाज की वजह से विजडम आ चुका है और मुझे एक्चुअली पता नहीं कि कंपैशन कहाँ से आया, पर कंपैशन पहले से थी आप में? मेरे ख्याल से मैं पैदा ही थोड़ा सा जब मैं हुआ था तो मुझे अपने आप को ही समझने में वक्त लगा, क्योंकि ऐसा होता है जब आप एक अलग दिमाग के माइंडसेट के होते हैं तो शुरू में आपको समझ नहीं आता कि लोग आपके साथ में इतना अलग क्यों हैं। हमें लगता है कि हमें एक आम सोच या विचारधारा में एडजस्ट में टाइम लगता है, तो मुझे टाइम लगा। पर ओवर द ईयर्स मैंने अपने आप को बहुत कुछ समझाया, सिखाया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत समझदार या बहुत ही अच्छा ही इंसान अभी भी हूँ या वटेवर, गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि सीख सीख के अपने को रेक्टिफाई करूँ। मैंने एक बार बहुत पहले कहा भी था कि 10 साल पहले जो मैं था आज सोचते कर ये गलती क्यों कर दी मैंने, है ना। तो भगवान करे 10 साल ना लगे आज को समझने में। यही मेरी प्रार्थना होती है कि कम से कम जो इवोल्यूशन हो पर थोड़ी जल्दी हो। ओके, इतना टाइम ना लगे। ओके। सिंगिंग की भी एवोल्यूशन हो रही है 100% अभी भी। क्योंकि बचपन में कभी सीखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे फादर मदर अच्छा गाते ही थे, लेकिन हम इतने एफ्लुएंट नहीं थे कि मतलब ज़्यादा कहीं गुरु घर पे आए या सिखाए, और वो सब नहीं था हमारे। और उस समय का ज़माना ऐसा था कि माँ बाप शायद इतना ज़्यादा नहीं होते थे कि बच्चे को जैसे आज स्विमिंग पे लेके जाते हैं, लॉन टेनिस सिखाते हैं, डांस क्लासेस कराते हैं, मार्शल आर्ट्स कराते हैं, स्केटिंग जो हमने हमारे बच्चे को कराया। तब ऐसा नहीं होता था। तब माँ बाप थोड़े से सोचते कि चल हो जाएगा, मैं सुन तो रहा है, रियाज तो कर रहा है, अपने आप ही करता रहता है, सुनता रहता है म्यूज़िक को। एंड घर में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिल जाता था। फादर बहुत क्लासिक सिंगर है, मम्मी बहुत अक्लमंद औरत, अच्छी गाती थी मम्मी।
तो ऐसी फ्रॉम दैट स्टेज टिल टुडे, अभी भी आपसे मिलने से पहले मैं रियाज ही कर रहा था। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था बहुत पहले, या शायद एक रील था, जहाँ आपने कहा कि आपका रियाज कभी कभी आपके थॉट्स में हो जाता है, कि आप हमेशा हमिंग करते हो तो आपके अंदर ही अंदर रियाज हो जाता है। वो रियाज नहीं होता, वो एक समझने की कला होती है। रियाज तो यहीं से ही होगा जब तक आपने गले को नहीं मांझा। हाँ, कहते हैं ना कि गला बिल्कुल सही जगह पे डिस्टेंस में, यहाँ दिल है और यहाँ पे दिमाग है, तो उसके बीच में है। तो जब आप गाएं तो आप दोनों का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ दिल का नहीं। आप सोच रहे हैं कि आप इमोशनल गाना गा रहे हैं और आपका दिमाग नहीं चल रहा इसको बताने के लिए कि इमोशन कैसे अभिव्यक्त करना है, तो क्या फ़ायदा? तो फिर दिल का क्या रोल होता है उसमें? तो दिल का रोल होता है कि आप दिल से इमोशन समझें और दिमाग से उसको कन्वे करें। दिमाग बताएगा गले को कि बेटा विब्रेटो डालना है कि नहीं डालना है, सॉफ्ट गाना है या कड़क गाना है। दिल बोल रहा है कि गाने को ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दिमाग को उसको एग्जीक्यूट करवाना है गले से, और वो आपकी तालीम है। हाँ, हम ना भी गाएं तो भी दिमाग में हम गाना को गा सकते हैं, ये क्वालिटी है। दिमाग में गाना चल रहा होता है, चल सकता है। अगर मैं चाहूँ तो बिना गाए कोई गाने को कंपोज कर सकता हूँ दिमाग के अंदर से, या सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, गा सकता हूँ दिमाग से बिना गाए। वो मैंने कहा होगा, रियाज नहीं कर सकते आप ऐसे। रियाज तो आपको करना पड़ता है। उससे प्रैक्टिस होती है जब आप सोचते हो गाने के बारे में, जब आप हम करते हो? होती होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं आती होगी। दिमाग में आप शायद ज़्यादा परिपक्व हो जाएं और आप गाने को बहुत ज़्यादा समझ पाएँ, उसके लिए शायद अगर आप, क्योंकि ये म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना रणवीर, ये एक अलग ही कला है, अजीब सी चीज़ है। मतलब 95% ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट इवन परसीव म्यूज़िक, दे ओनली, वो सिर्फ म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। लेकिन वो सब मतलब किसी को बोलो, मतलब कितने लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रणवीर, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये 4 लाइन है, ठीक है। इसमें आप आकलन कर सकते हैं कि कितना कोई संगीत जानता है। जो गा सकता है वो चारों गाएगा। जो थोड़ा कम नहीं, मैं बोलता हूँ जो बिल्कुल बेसुरा है वो ऐसे गाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रणवीर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये एकदम बेसुरा, ठीक है। थोड़ा कम बेसुरा, थोड़ा सुर में, थोड़ा वो कैसे, वो 3rd लाइन में पकड़ा जाएगा। वो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थ नहीं बोल पाएगा वो, हैप्पी बर्थडे डियर रणवीर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पकड़ा जाएगा बीच का वो। सो देयर आर वेरियस लेवल ऑफ सिंगर्स, लेसर सिंगर्स, नो सिंगर्स, नॉन सिंगर्स। ओके, इस कॉन्वर्सेशन के लिए मैंने बहुत कम प्रेप किया था, कीपिंग इन माइंड प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सोचा कि आपके सामने ही बैठकर जो चाहिए मैं पूछ लूँगा। हाँ ज़रूर, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। पर एक क्वेश्चन प्री प्लान करी थी मैंने। अजीब सवाल है, इट्स रिलेटेड टू समथिंग यू जस्ट सेड। व्हाट इज म्यूजिक? इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। म्यूज़िक को जैसे, ये मेरा प्रोफेशन इसलिए बना क्योंकि मैं वैसा हूँ, मैं एक तरह का हूँ। तो मैं ना केवल संगीत को समझ सकता हूँ, मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को महसूस कर पा रहा हूँ जो एक आम आदमी महसूस नहीं कर सकता। फ्लो स्टेट नहीं कर सकता, हाँ। वो मतलब ये कैसे, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। म्यूज़िक इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। मैं ऐसा हूँ तो मैं गा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं हूँ कि मैं एक सुर में गाता हूँ, नहीं। अगर, क्योंकि ये एक बीइंग है, एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे हम एसी में बैठे हैं तो हमको ठंड लगेगी तो हमारा ये होगा, समझे। तो ये जो हो रहा है ये म्यूज़िक है, समझो। हम एक ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ हमें बहुत ज़बरदस्त सर्दी लग रही है, ये है म्यूज़िक। ये हो रहा है इसकी वजह से, एसी की वजह से। तो ये जो गाना बज रहा है, ये जो मेरे दिमाग में सुर बज रहे हैं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग से है। आपने ऐसा सवाल पूछा कि मुझे मेरा एक, जब मैं कभी बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में होता हूँ तो मुझे एक बात का एहसास होता है। आई होप मैं इसको समझा पाऊँ, बिकॉज ये सत्य है ना। वो ओशो भी कहे गए हैं, उसके पहले वो एक अष्टवक्र गीता में भी वो कहा कि सत्य को बताना ही उसको झुठलाना है। सत्य कह ही नहीं सकते, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ उसके आसपास की बात बोलने के लिए। व्हाट इज़ म्यूज़िक? सुर क्या है? 2 चीज़ का उस म्यूज़िक, सुर एंड ताल। सुर एंड ताल। अब सुर क्या है? फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। ये क्या है? ताली तो है, ताली तो है ये। और ताल क्या है? ता दिन दिन ना ना। क्या बज रहा है? साउंड बज रहा है ना, सुर ही तो बज रहा है। तबले में हम ता 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 करते हैं।
हर रिदम का भी एक सुर होता है। तो शून्य से शून्य तक की जर्नी है। उफ। ये है संगीत। हाँ। शून्य से शून्य तक की जर्नी है उपज सुर की और ताल की। एक ही शून्य से एक बन रहा है ताल, एक बन रहा है सुर, और इनका कॉम्बिनेशन आपको संगीत दिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, महसूस करा रहा है। आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप ड्रग्स ले रहे हैं, हर चीज़ वो आपको म्यूज़िक हर चीज़ हर जोन में ले जा सकता है, पर उपज शून्य से है, जाएगा भी शून्य में। ओके। आई एम श्योर इन द हायर कॉन्शियसनेस देयर इज मोर देन 7 सुर, मतलब एक्चुअली 12 सुर हुए। सा रे रे गा गा मा मा प ध ध नी नी सा, ऐसे आएगा। तो ये 12 सुर हो गए एक्चुअली। मुझे लगता है इसके आगे भी होंगे, आपको लगता है कि इसके आगे होंगे? क्योंकि देयर इज़ अ वर्ल्ड विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। पहली बार 2003 में मैंने किया था एक्सपीरियंस। मैं एक बार मेरे मंदिर में बैठा हुआ था, मेरा इसके पहले वाला घर था 7 बंगले में बैठा था, और मैं ऐसे ही मंदिर में बैठा था साइलेंस में से। सडनली मुझे लगा दर्शन हो गए, मुझे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए मेरे ऐसे। मुझे लगा सब रुका हुआ है लेकिन सब जीवित है, ऐसे सब जीवित लगा मुझे। मैंने ये कभी दिमाग में आई क्यों नहीं बात मुझे, वो उस बीइंग में। तो उसके बाद मैंने ऐसे कई बार इस तरह के अनुभव किए हैं योगा करते हुए। मैंने 2004 से 2005 तक पागल की तरह योग और मेडिटेशन और सब त्राटक वगैरह, मेरी टीचर बहुत अच्छी है रूही जी, उनसे सीखा मैंने। 1.25 घंटा पर डे से लेकर 6 घंटा पर डे ऐसे शुरू हो गया था हमारा, इतना लंबा। तो तब मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इन द फिजिकल वर्ल्ड वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट इन द क्वांटम वर्ल्ड वो एग्जिस्ट करती हैं 100%। आई फील कि एक हद तक आपकी फिजिकल वर्ल्ड की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि हम रियाज की बात कर रहे थे, या आपका गला तैयार हो जाता, बिल्कुल। पर एक आर्टिस्ट के लिए आफ्टर पॉइंट उसकी इम्प्रूवमेंट शायद सिर्फ एक हायर रेल्म से आ सकती है। बिल्कुल, और डीपर, हायर या डीपर। मैं तो शून्य से शून्य, वैसे तो रेल्म आपके ही अंदर होता है। एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, तभी शून्य से शून्य। इन्फिनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज फ्रॉम टिल जीरो। 100%। मतलब मैं मानता हूँ कि जितनी दुनिया बाहर है उतनी दुनिया अंदर है। मतलब इज इट लाइक easy to digest that I can never touch you? In the subatomic level, there's a gap. मतलब, is it a joke that I'm not able to clap? When I'm clapping, I'm actually not touching myself. I've never kissed a girl. ये मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ, मैं समझा आप क्या कह रहे हो, पर मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। बेसिकली अगर हमारे हाथ को देखा जाए तो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो अगर आपका एक हाथ दूसरे हाथ को टच कर रहा है, एटम्स के बीच भी स्पेस होता है। मतलब एक्चुअली आपके लेफ्ट हैंड के एटम आपके राइट हैंड के एटम को टच नहीं कर रहे। जो प्रेशर आपको फील हो रहा है वो एक्चुअली रिपल्शन ऑफ एटम्स है। बिल्कुल। और मतलब अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो आप अपने आप से को भेज सकते हैं। देयर इज अ गैप, आप खाली हैं, इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, मैग्नेटिक चार्जेस हैं। ये क्या दुनिया है, इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड। कहाँ लगे हैं हम लोग, किधर पड़े हैं। तो इसलिए आई फील माई म्यूजिक स्टेम्स फ्रॉम, मेरा बीइंग स्टेम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्ट दैट यहाँ कहानी बेटा कुछ और चल रही है, तो समझ कुछ और रहा है। जो आप कह रहे थे कि अब आप रियाज कर रहे हो, तो क्या आप उस हायर रेम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो एज अ सिंगर, इसलिए रियाज कर रहे हो? कोशिश अपने आप में मिथ्या है, कोशिश नहीं करना चाहिए। रहो, मैं हूँ बस, मेरे को कुछ बनना नहीं है। मुझे कभी पूछते लोग जर्नलिस्ट, सर 5 साल के बाद में आपका क्या कर, मतलब कुछ नहीं, कुछ तो होगा आपका एम्बिशन। मतलब एम्बिशन मुझे पता नहीं, मैं अभी इसके 1 घंटे बाद जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ऐसे ही हमारे कितने दोस्त मर गए यार, 43 की एज में अजय जीवन मर गए, कितने हमारे वाजिद मर गया 49 की एज में, हमारे कितने दोस्त मर गए। हम क्या उखाड़ लेंगे सोच के कि 5 साल बाद क्या करना है। रियाज़ करूँगा तो मैं ऐसा गाऊँगा, फिर मैं ये बनूँगा। मैं रियाज़ करता हूँ क्योंकि बस मुझे करना है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है, या यूनिवर्स ने दिया है, जिसने भी दिया, कायनात ने मुझे दिया है। मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे नहीं पता क्यों दिया। देखो, अमिताभ बच्चन 6 फुट 2 इंच क्यों है, उनको क्या पता। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है, उनको क्या पता। उनका क्रेडिट नहीं है कुछ है। क्रेडिट ये है कि वो अपने उस गिफ्ट के लिए अभी भी निरंतर लगे हुए हैं, है ना। ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत है, ये उनका क्रेडिट नहीं है। उन्होंने अपने आप को कैसे रखा है, लोगों से कैसे बिहेव करती हैं, जो बहुत अच्छी लड़की हैं वो, मैं जानता हूँ। ये हमारी उपलब्धि है। मुझे गाना दिया, मुझे क्यों, मतलब मैं ऐसे आई कुड हैव ऑल्सो बीन बॉर्न लाइक कि मतलब मैं भी सुर, मुझे सुर दिया है ना, तो उसकी इज्जत कर बेटा।
इज्जत कर, तेरे हाथ पैर सक्रिय है ना, इज्जत कर, फिट रहे, मेहनत कर, उतने पे उतना कर, ये मत सोच कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जिसने दिया उसका सम्मान कर रहा हूँ बस। बनना कुछ नहीं है, बन चुके, क्या बनेंगे, किस सबका बाप बैठा है ऊपर। मैं ये भी मानता हूँ कि जो सर्कमस्टांसेस भगवान डाल देते हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपके केस में आपकी फैमिली, बिल्कुल वो भी बहुत कंड्यूसिव थे आपके प्रेजेंट के लिए और Absolutely. आपके करियर के लिए। बिल्कुल। एंड द सेम इज टू बी सेड फॉर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। मतलब हर किसी के सर्कमस्टांसेस भी होते हैं विच कंट्रीब्यूट। मैं यही मानता हूँ रणबीर, सब भाग्य है, वो जो मिला है वो भाग्य है। अब आपके ऊपर है, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आपने एक कैंडल रख दी है ना, तो अब इतना मेरे हाथ में है कि मैं आपको तंग करने के लिए इसको बुझा दूँ, ये किस्मत नहीं है, ये मेरी शैतानी है। तो कुछ आपके हाथ में जो आपके कर्म है वो हैं, किसी के साथ में अच्छा बिहेव करना है या नहीं करना, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना है करना, लेकिन ये जो जोन है ये तो भाग्य है। आप नहीं कह सकते कि मैं इतना, हमने बड़ी मेहनत की पता है ऐसा हमने कहा, अबे कुछ मेहनत नहीं की तूने, तेरे को माहौल दिया गया है मेहनत का। लोग खड़े होते हैं सिग्नल में रेड लाइट के लिए, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हैं, पीछे से ट्रक आता है, उसका ब्रेक फेल हो जाता है, वो कार के ऊपर चढ़ जाता है और तुम खत्म हो जाते हो और तुम पैरालाइज हो जाते हो। कर ले रियाज तब बेटा, कर रियाज, कर ले वर्कआउट तब, बॉडी बना अपनी, और फिर क्रेडिट ले। आई वर्कड हार्ड, यू नो, आई वेरी वर्कड हार्ड इन लाइफ, यू नो। ऐसे थोड़े हम स्टार बने हैं। लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, हम तो बड़ा सोशल वर्क करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ सोशल सर्विस। यू आर डूइंग इट, आर यू क्रेजी? तुम्हें दे रहा है तो तुम दे रहे हो, और कोई लेने वाला है तो तुम दे पा रहे हो। लेने वाला नहीं होता तो तुम दानी कैसे बनते? दानी को जो ले रहा है उसको थैंक यू बोलना चाहिए, तू मुझे खुशी दे रहा है, मेरे को बड़ा महसूस करवा रहा है तू, मैं देख कितना अच्छा, मैं आई एम डूइंग सच। तू जाके दोस्तों को बोल पा रहा है बेटा, आई गिव दिस मच डोनेशन टू दिस पीपल। एक अलग चक्कर है ये, लोगों को सर झुका के चलना चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं, इतना पता है कि कुछ जादू चल रहा है, उसका नमस्कार करो और क्रेडिट मत लो किसी भी बात का। सर आपसे बात करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये आर्टिस्टिक कॉन्वर्सेशन है, और अक्सर आर्टिस्ट से जब आप बात करते हो, ये मैंने शो पे भी देखा, ऑलमोस्ट हर कोई ना एक लेयर लेकर आता है, पर आर्टिस्ट लेयर लेकर नहीं आते, डायरेक्टली बात करने लगता है। और मुझे आपके तो बाकी भी बड़े पसंद आते हैं, आप इतना, यू लाइक ए मेल्टिंग पॉट। हाँ, क्या खूबसूरत आपकी जर्नी है। मैं हमेशा मानता हूँ अहम ब्रह्मस्मि, तो मेरे अंदर में एक था रणवीर। मैं भी कभी सोचता था कि यू नो आई शुड डू अ शो जहाँ पे मैं हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को इनवाइट करूँ और उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछूँ, उनकी समझ, उनकी एग्जैक्टली वन डे मतलब मैंने भी सोचा था कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले। मैं समझता हूँ कि अहम ब्रह्मस्मि तो मेरा ही एक पार्ट रणवीर, रणवीर का एक पार्ट सोनू, हम एक ही है ना, एक उपज हमारी एक ही है। यू आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट आई हैड मैनिफेस्टेड लॉन्ग टाइम बैक फॉर माई सेल्फ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि जब आप कुछ ख्याल डालते हैं तो वैसे कुछ प्रस्तुत हो जाता है। आप इतना अच्छा करते हैं। आई एम डाइग्रेसिंग द कॉन्वर्सेशन बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव लर्नड फ्रॉम योर शो सो मेनी थिंग्स। मैंने एक बार, आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल जो मैंने देखा था वो आपका अभिजीत चावड़ा का था। अरे इतना अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड द वे यू वर आस्किंग क्वेश्चंस, और आई एम श्योर हर शो के पहले जो गेस्ट आ रहा होता है आपकी उसमें स्टडी होती है कि इस आदमी का किस किस पहलू पे, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ पता हो ये पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है ना। हर इंसान को एक सीमित होती है, बट आपको तो वो काम करना है कि अगर आपके साथ एस जयशंकर आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे, मिलिंद देवरा आएगा तो आप क्या पूछेंगे, सोनू निगम आएगा तो क्या पूछेंगे, या जितने भी आपके इसमें लोग आते रहते हैं, तो आपका तो काफ़ी, एंड आई लव द फैक्ट दैट यू आर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल जॉब इन एजुकेटिंग अ फुल जनरेशन। एक समय ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे यार इस बारे में, इस इंसान के बारे में जानना है, चेक करते हैं ज़रा डेर बैसअप में क्या है, या इसमें क्या इसने क्या बोला यार। तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर पोस्टेरिटी। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम दिल से, दिल से। नहीं जेन्युइनली थैंक यू। ये ऑनेस्टली थोड़ी सी एक एडिक्शन है मेरे लिए अब, क्योंकि आई फील आफ्टर पॉइंट जब आपके लिए मेहनत थोड़ी आसान हो जाती है, टीम बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो फिर आप मज़े करते हो एज एन आर्टिस्ट। तो आई हैव रीच्ड दैट स्टेज नाउ, पर टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल, हमारे भी तो ऐसे होता है। इनिशियली तो आपको एक सेटअप करने में वक्त लगता है, फिर बाद में जब वो जो फूल खिल जाते हैं, गुलशन हरा भरा हो जाता है,
फिर तो खुशबू 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 खुशबू, तो आप वो, मैं भी वो इन्जॉय कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल जर्नी। नहीं, आई एम ग्लैड। म्यूजिकली आप क्या सीख रहे हो अब? मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि बचपन में कभी राग रागिनियों का इतना सीखने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ बहुत सीखा हुआ है। मुझे लता जी ने एक बार कहा था, सोनू जी सीखे हुए हैं तो फिर कहाँ सीखे, उन्होंने किसी उसमें कहा था, जी। ये सीखे हुए हैं तो मुझे पता है कि ये संगीत भी अच्छा देंगे। तो उनको भी लगा कि मैं सीखा हूँ, जबकि मैं सीखा वो नहीं था। मुझे कुछ राग पता थे, बिकॉज एक उस्ताद थे हमारे, मोहम्मद ताहिर जी, दिल्ली में। उन्होंने मुझे 6 महीने 5 महीने में कुछ राग वाग और ताल सिखा दी, बिकॉज मुंबई आना था हमको एट द एज ऑफ 18। 12th पास की और सीधे मुंबई आ गया मैं, तो वहाँ सीखा था। उसके बाद में संदेश से आते हैं, ये सब गाना गाने के बाद में मुझे गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब मिले, उस्ताद गुलाम, उनके साथ फिर मैंने 1 साल कुछ सीखा। फिर मैं इतना बिजी हो गया कि मैं नहीं कर पाया। अब उनका तो इंतकाल हो गया, अब उनके बेटे हैं कादिर भाई, उनसे मैं पूछता रहता हूँ कभी कभी। और सुरेश जी की वाइफ पद्मा जी, एक बार मैंने फ़ोन किया तो मैं रियाज़ कर रहा था मधुबंती राग में, पता नहीं मुझे, पर मैं उसकी सुर कहती है, सुनो जी आप मधुबंती कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। आपको शुद्ध सारंग पता है? मैंने बोला नहीं। आप वो कीजिए, आपकी माँ पहाड़ी थी ना, वो राग आपको पसंद आएगा, पहाड़ों वाला। तो हम ऐसे ही सीख रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने वो स्टडी किया, फिर उन्होंने मुझे पलटे भेजे, उसका रियाज़ किया। फिर अभी मैंने हाल ही में मारवा राग शुरू किया है। तो आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ एंड गेट इन टू, एक होता है ना, गॉड लाइज इन डिटेलिंग ना, तो मैं उसमें उस अच्छी जर्नी में हूँ मैं। सर पर ये क्या लॉजिक है कि आपकी माँ पहाड़ी थी तो आपको वो राग अच्छा हर लगा? राग का ना अपेरेंटली एक समा होता है, एक फील होता है, एक इमोशन होता है। कोई राग सुबह का होता है और वो सुबह का एहसास कराता है। कुछ राग होते हैं जो सैडनेस का एहसास दिलाते हैं, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण फिल्मों में, बैकग्राउंड म्यूजिक में मिल जाता है आपको, खासतौर से पुरानी फिल्मों में, जहाँ अगर शादी का है तो ये चीज़ आपको किसी की अर्थी उठ रही हो तो वहाँ ये नहीं बजा सकते आप, अर्थी उठ रही है और आप ये म्यूजिक चला दिया। सो देयर इज, सी म्यूजिक का एक होता है, हर माहौल के लिए कुछ सुर है, हर माहौल के लिए कुछ कोई राग होगा, हमें तो इतना नहीं मालूम है। तो उनके अनुसार ये था कि क्योंकि शुद्ध सारंग जो है वो एक बड़ी अच्छा पहाड़ों का एहसास दिलाता है। म्यूज़िक इतनी सुंदर भावना है, अभिव्यक्ति तो बाद में है, पहले खुद की एक अंदर जो हम आत्मसात करते हैं, वो फीलिंग अगर हम म्यूज़िक को आत्मसात करें तो वो जो जैसा लगता है वो ऑर्गेज़म जैसे होता है, या एक निर्वाण की फीलिंग होती है। तो भले मैं सोनू निगम हूँ या मैं रणवीर हूँ, संगीत पे हक दोनों का बराबर है। तो आप अगर कर रहे हैं तो, और आपको 100% इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जब हम अमेरिका में या यूरोप में या यूके में कहीं कॉन्सर्ट करते हैं तो वहाँ के लोग जब कोरस में गाते हैं, जब मैं गाता हूँ सूरज हुआ मध्यम चाँद जलने लगा, जब ये गा तो वहाँ से सुर में आता है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बहुत कम जगह पे। महाराष्ट्र में आता है सुर में, है बंगाल में सुर में आता है, माफ़ करना बाकी स्टेट्स के लोगों, साउथ में आता होगा थोड़ा सा। उसका कारण पता क्या है? पसंद सबको है। उन देशों में चाहे आप सिंगर हैं या नहीं हैं, म्यूजिशियन हैं नहीं हैं, आपको स्कूल में एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। आप चूज़ करते हैं कि ओबो बजाएंगे या फ्लूट बजाएंगे या पियानो बजाएंगे या ड्रम बजाएंगे या टेम्बोरिन बजाएंगे या जेम्बे। अगर आपने 3-4 साल की उम्र से किसी बच्चे को एक सैक्सोफोन दे दिया तो उसके गले में नहीं भी होगा ना व्हाट ही इज प्लेइंग, जैसे तो वो बजा रहा है। उसने बोला कि F उसने उसको बताया गया ऐसे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये रोड बजा, तो उसने टंग 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 पढ़ के बजा रहा है। इन द प्रोसेस उसके दिमाग में म्यूजिक छप रहा है। जैसे हमें भाषा का ज्ञान कैसे आता है, बच्चे को अगर मान लीजिए इस उम्र में आपके सामने कोई कंटिन्यूस चाइनीज़ में बात कर रहा है, इस उम्र में अगर आपको बताया नहीं जाएगा ये क्या बोल रहे हैं, आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन एट द एज ऑफ 2.5 आपके सामने 2 लोग जिबरिश बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है लैंग्वेज का, वो तो आपके लिए वो सिर्फ साउंड है। हम बोल रहे हैं अरे मेरा बच्चा क्या खाएगा,
उसके लिए क्या पता का पता तो बड़े कुछ तो बदले उसके लिए तो जिब्रिश है पूरा. बट देन ही उसका दिमाग इतना फर्टाइल होता है उस समय, वो समझ जाता है. जब मम्मी बोलती है क्या खाएगा, तो फिर वो खाना खिलाती है, तो वो समझता है क्या खाएगा. अब खाएगा वर्ड में वो सोचता है कि जब उसने हस्बैंड को बोला सोनू खाना खा रहा है, खाएगा, खा का वर्ड मतलब शायद उससे है. दिमाग असिमिलेट करता है इन्फॉर्मेशन. ये इस उम्र में हम नहीं कर सकते. Human brain is so sharp at the age of when he's born and everything. We lose our brain's capacity because data, हमारे डेटा फिल होता रहता है. उस उम्र में 2 संगीत, वाह, तब 2 संगीत तो बच्चा जल्दी सीखेगा. तब कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करो तो कितना भी बेसुरा होगा, ठीक है, वो लुचियानो पावरोटी नहीं बनेगा, पर फिर भी वो तब भी समझ जाएगा. वो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन वो इतना करना सीख जाएगा वो, क्योंकि बचपन से सुना हुआ है इसने ये चीज़ें. सो कम उम्र में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे म्यूज़िक तो नॉन सिंगर भी किसी हद तक गा सकता है. और अडल्ट लाइफ में अगर किसी को स्टार्ट तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ओके, पर हो सकता है. अगर मैं बार बार हम किसी को कहता सारे किसी को मैं पियानो में बेटा ये सा सी शार्प रे ई फ्लैट सी शार्प ई फ्लैट सी शार्प ई फ्लैट सी शार्प बजाओ 1000 बार, 100% दिमाग में टा 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 आ जाएगा. वाह, यहाँ आ गया तो यहाँ भी आ जाएगा. पहले इधर आएगा फिर यहाँ आएगा. इसको आने के लिए बहुत बार सुनना पड़ेगा टा 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 टा. तभी तो लोग जब जय देव जय मंगल मूर्ति कर लेते हैं ना ऊपर नीचे, क्योंकि बचपन से सुना हुआ होता है. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश. ठीक है, सुर में बहुत ज़्यादा नहीं गाएंगे, पर ओवरऑल ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय ऐसे दिखाते वो. उनको पता है ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, दिमाग में ग्राफ बन जाता है उनके डा 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 डा, क्योंकि बचपन से सुना हुआ है. तो म्यूज़िक को जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी आर्ट फॉर्म को, तो वो इंसान जल्दी ज़्यादा पकड़ेगा उसको. लेकिन जितना लेट होगा उतना स्पीड थोड़ी कम होगी, पर करे एफर्ट देंगे तो 100% मिलेगा. एक एडवांस लेवल क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. नहीं आई थिंक आप अथॉरिटी हो. अरे कोई अथॉरिटी कुछ नहीं, हम कोई अथॉरिटी नहीं. 4 वेद है, उनमें से एक वेद मुझे याद नहीं कौन सा, म्यूजिक से आई रिलेटेड. थिंक समवेद ना, शायद आई थिंक समवेद. हाँ, सामवेद. समवेद. एक पूरी किताब म्यूजिक से रिलेटेड कैसे हो सकती है, और उसमें क्या हो सकता है पॉसिबली? पता नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने ये पढ़ा नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मैं इतना बुक्स मैंने इकट्ठी कर रखी हैं. मेरे पास घर में कम से कम 3-4 हज़ार किताबें होंगी. नॉट दैट मैंने सब पढ़ी हैं जी. और मैं ये मानता हूँ कि आपने किताब खरीद ली ना, उसका वर्ल्ड आपके अंदर में आ जाता है थोड़ा. एग्जैक्टली चाहे तुम जिस इंटेंट से तुमने किताब खरीदी है, वो वर्ल्ड की, उस दुनिया की फीलिंग, बिकॉज एवरी बुक इज अनदर वर्ल्ड. तो बट वो आपने खरीदी ना, आपने वो भावना अपने में डाल दी है. पर मैं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन क्या कभी कभी थोड़ा आँखें भी थोड़ी तकलीफ देती है मुझे. तो इतना छोटा लिखते कभी कभी तो मुझे तकलीफ हो जाती है. देन आई लिसन टू लाइक रणबीर, सो थोड़ा इजी बन जाता है, इन्फॉर्मेशन जल्दी चली जाती है दिमाग में. हाँ, आई लाइक टू एक्सप्लोर दिस थिंग. सही बात है. लेकिन जैसे भातखंडे एक किताब है म्यूज़िक की, जो सारे म्यूज़िक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सीखते हैं, स्कूल्स में सिखाते हैं. गंधर्व महाविद्यालय, वहाँ पे उसके बहुत सारे उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय शुरू किया था भातखंडे जी ने. तो वो किताबों का पूरा उनका जो है सब संगीत में आधारित है. कौन सा राग, उसका चलन क्या है, किस श्रेणी में आता है वो. मैं तो वर्ड्स भी इतना पारंगत नहीं हूँ मैं इसमें. और किस समय गाया जाता है, वादी सुर क्या है, संवादी सुर क्या है. तो किताबें हैं म्यूज़िक में. हो आई एम श्योर उस वेद में, वदर इट्स साम और यजुर्वेद, वट एवर जो भी, यजुर्वेद तो शायद उस मेडिसिन का है शायद, आई थिंक, है ना. मुझे भी आई थिंक ऐसे कुछ है. तो उस वेद में ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा. बट आई थिंक यू राइट नाउ यू पुट दिस, आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ गुड बुक. एक अच्छी ढूंढूंगा इसकी किताब और उसमें मैं पढ़ना चाहूँगा, और आपके अगले TRS में बोलूँगा कुछ. अरे नहीं, जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे. थैंक्स. पर आई फील कि मतलब कहते हैं कि बहुत सारी नॉलेज दुनिया के बारे में वेदास में कंडेंस की गई है. बिल्कुल. इसलिए अगर उन 4 किताबों में से एक किताब सिर्फ म्यूजिक को डेडिकेटेड है, मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती होगी म्यूजिक एक इंसान के लाइफ में. मेरी बहन है मीनल, मेरे से 1 साल छोटी है. शी इज़ एन एक्सपर्ट इन नाद योगा. वो सिखाती है नाद योगा और पूरा. तो उनको इस बात का बहुत नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने स्टडी कर रखा है. और ये सच में आप जो ठीक कह रहे हैं, ये हमारे पूर्वज इतना गहन अध्ययन कर चुके हैं नाद पे.
इतना गहन अध्ययन, मैं ये नहीं कह रहा कि पाश्चात्य संगीत में कोई अध्ययन नहीं हुआ है, पर हमारे जो पूर्वज थे ना वो बहुत अंदर घुसते थे, अंदर वो फिर आत्मा का विश्लेषण में बात चल रही संगीत की और पहुंच जाते थे आत्मा के उसमें, वो आत्मा को। तो इस बारे में हमारे देश में बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं। तो मेरी बहन मीनल निगम उसका नाम है, वो उसके तो सेमिनार्स होते हैं एंड मैं हैरान होता हूँ कि क्या क्या बातें ये लोग कर रहे होते हैं, क्या क्या हमारे देश ने सोच रखा है, हमारे पूर्वजों ने किस लेवल पे सुर को, नाद को ब्रह्म से जोड़ के, और सिर्फ हम जिससे म्यूज़िक समझ रहे हैं वो एक एक्चुअली एक ईश्वर की एक जैसे कहते हैं एक डायमेंशन ही है वो। क्योंकि जैसे ड्राइंग एक डायमेंशन है, गाना डायमेंशन है, बिजनेस के एक्यूमेंट डायमेंशन है, मैथ्स एक डायमेंशन है, तो म्यूज़िक का जो कोर है वो नाद ब्रह्मा, नाद योग, नाद सुर जो है उसको अनहद नाद जी, मतलब एक होता है ये आहट, जैसे कुछ मारा तो ये अनहद इस बिना इसके आपके दिमाग में कुछ सुर चल रहा है, वो अनहद नाद है। तो ये हमारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे कहते हैं कि जो बेस ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होती है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड बेस गिटार, वो आपके लोएस्ट चक्र के साथ रेजोनेट करते हैं। परकशन में इट्स नॉट बेस ऑलवेज। ओके जब हम स्नेयर मारते हैं इट्स नॉट अ बेस इंस्ट्रूमेंट, किक इज अ बेस, ओके किक इज अ बेस इंस्ट्रूमेंट। एंड जब हम ड्रम्स बजाते हैं वो जो ये वाला यहाँ वाला इसको दैट्स बेस काइंड ऑफ थिंग, बट दैट्स टॉम्स में इतना बेस नहीं होता। इन ऑन द स्नेयर में भी, चॉक सिम्बल्स में भी, that's not bass. Got it. So bass is a sound, that's bass. And that's not bass. Got it. Bass guitar is tum 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 tum. Bass guitar tum guitar, that's normal guitar. तो tum 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 वो आएगा, that's bass guitar. Bass में इसमें फर्क होता है। मैं भावनाओं के बारे में बात करना चाहूँगा, बिल्कुल। स्पिरिचुअल रेलम से थोड़ा सा हटके। हाँ हाँ। ओके, मेरी पहली म्यूजिकल मेमोरी ये दिल दीवाना वो है। मेरी मम्मी से पूछा था कि ये कौन है, वो शाहरुख खान थे पहले, एंड शायद वो गाना मैंने बचपन में सबसे ज्यादा सुना मेरी लाइफ में। फिर मैं सारे गाँव पाव भी देखता था, फिर मैंने उस समय सारे गामा था वो, उस समय वो सारे गामा देखता। आप होस्ट थे, दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू, दीस टू थिंग्स आर माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू। तो थोड़ा वियर्ड सवाल है पर मैं फिर भी पूछूंगा, क्या आपकी कोई ब्रेकअप हुई थी ये दिल गाने से पहले? नहीं, वो उसके पहले हुआ था। जब मैंने गाया था वो अच्छा से ला दिया, अभी जो गाना है उसके 31 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया था, तो मेरा फर्स्ट अफेयर ही था वो, बड़ा इट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। एक तो हम तो वैसे ही लल्लू थे पूरे स्कूल डेज में, एकदम फ्रंट बेंचर्स, ऑल द बेस्ट लुकिंग गर्ल्स वेंट टू द बैक बेंचर्स। हम गधे, हमारे साथ में सीधी सादी लड़कियां बेचारी लॉन्ग स्कर्ट्स वाली, एकदम तू ऐसे कर रहा है, वहाँ पे ऐसे जा रहा है, और सोनू तू क्या कर रहा है, ऐसी वाली भाषा वाली लड़कियाँ सारी अभी। और वो जो बेब्स थी दिल्ली की, हॉट चिक्स, वो सब जा रही हैं। वो पीछे जो बाइक में आता है वो फेलियर जो दोबारा अपनी क्लास को रिपीट कर रहा है, बट गुड लुकिंग है और बाइक में घूम रहे हैं। तो हमको तो कभी लड़की मिलती नहीं थी क्योंकि हम तो शर्मीले, बात ही नहीं करते लड़की से। तो एक अफेयर हुआ था दिल्ली में फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो शी वॉज अ स्पेशल गर्ल, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, शी वॉज अ स्पेशल गर्ल, शी हैड स्पेशल नीड्स। तो उससे मेरा अफेयर हुआ, फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से वो मुझे बहुत बड़ा आघात लगा। मुझे याद है, स्ट्रगल करता रहा बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे था वो, तो मैं बाथरूम में जाकर रोता था कभी कभी। तो चांस की बात है वो मैनिफेस्ट हो गया। उसके 1 साल बाद में मुझे गाना, सबसे मेरा पहला हिट गाना मिल गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो हिट हो गया। तो मैं सोचा, मतलब जो इंसान जिस फेज से गुजरता है और वहाँ से कभी कभी मिलता है। पर ये दिल दीवाना के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तब तो बंदा छा रहा था पूरा। आई वाज हैविंग अ रॉकिंग टाइम इन माय लाइफ। एक गाना था, दिल डूबा नीली आंखों, मैं हमेशा सुनने का एग्जाम्पल देता हूँ। ये गाना मैं गाने के लिए गया और मेरा उस समय पहली बार शादी के बाद में एक बड़ा भयानक सा मुझे अनुभव हुआ था कि ये मैंने क्या कर लिया यार, शादी क्यों कर ली मैंने यार। तो आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि यार ये होती है शादी। गॉश, मैं इतना उदास था। मैं गया स्टूडियो में, कंपोजर राम संपत ने मुझे बोला गाना ये है। अभी कैसे गाऊँ यार, मेरे दिल में साले अरमा मचल रहे हैं मेरे,
और परेशान हुआ पड़ा हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है और यहाँ पे ये गाना गाना है. बट देन यू ओवरकम दिमाग, देन यू हैव टू लेट हिम टेक दिस थिंग, टेक द प्राइमरी पोजिशन ऑफ अटैक. तू अटैक करेगा अभी, इसको छोड़ दो, अभी तू नहीं आएगा, अभी साइड हो, अभी ये कैवलरी आएगी, इसको ये अटैक करेगी अभी. तो मेरे साथ में ऐसा तो नहीं हुआ कि ये दिल दीवाना गाते वक्त मैंने उल्टा, इनफैक्ट ये दिल दीवाना जब मैं गा रहा था तो मैं फ्लाइंग किक्स मारा था और मैं जंप कर रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड द एनर्जी इन मी. ये दिल, क्योंकि मैं सुबह संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तब मैं वो गा रहा था उसे. मुझे पहली बार गाना मिला जिसमें थोड़ा सा एक ये बीच बज रही है और मुझे गाना मिला है. कैसे गाऊंगा? अच्छा गाऊंगा, तोड़ के गाऊंगा. आई रिमेंबर माइकल जैक्सन, आई रिमेंबर जो वेस्टर्नाइज सिंगिंग है, तो योडलिंग करूँगा, फॉल्सेटोस दूंगा. मेरे दिमाग में एक टेक्निक चल रही थी, कोई दुख नहीं था मेरे दिमाग में, कोई दुख नहीं था. ओके, जो हमने सिंगिंग 101 के बारे में बात करी कि जब आप कीज सुनते हो तो कीज आपको याद हो जाते हैं, बिल्कुल. उसे मैं ऑडियो रट्टा कहता हूँ. ऑडियो रट्टा, ऑडियो रट्टा, मतलब आप नोट्स याद कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई फील कि इमोशनल रट्टा भी होता है. हाँ होता है, बिल्कुल कि बिल्कुल. यार हाँ, उस फेज में मुझे क्या फील हो रहा है. बिल्कुल. कि इमोशनल रट्टे को मैं राइटिंग में यूज करता हूँ कभी कभी. ये आता है हमारे इंस्पिरेशन से, जैसे रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, लता जी, आशा जी, अपना मुकेश जी, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, ये तो इंडिया के हमारे ग्रेट जो गीता दत्त जी, इनसे हमने बहुत, सहगल साहब, इनको. फिर उसके बाद में हमने जॉर्ज माइकल सुना जो थोड़ा लेट आया ज़िंदगी में, 9 में आया. माइकल जैक्सन आया थोड़ा सा, फिर जॉर्ज बेंसन आया, जो उस समय हम जिसको जिन गानों को अफोर्ड कर सकते. अब इतना ये तो था नहीं जितना हम अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया. तो जो हमें मिलता था हम उसको, मैं उसको ले लेता था अपने दिल में. तो उन सब का असिमिलेट करके फीलिंग कि ये गाने में मैं किसका एलिमेंट जो है मैं डाल सकता हूँ, बिकॉज हर कोई भी इंसान ओरिजिनल होना क्लेम नहीं कर सकता. देखिए हम अपने माँ बाप की कॉपी हैं यार, हम तो पैदा ही हुए हैं एज अ कॉपी, मतलब. तो हम ओरिजिनलिटी, हर इंसान को कुछ ना कुछ पहले मिलता है, फिर वो उसमें अपना तड़का लगा के आगे पेश करता है. फिर वो जनरेशन लेती है, उससे कुछ एलिमेंट लेगी, फिर वो अपना तड़का लगाएगी, अपने रेसिपी बनाएगी. यही होता है लाइफ में, दुनिया में ये होता है 100%. हर इंसान का. तो हमने भी लोगों से सुना, जितना, इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा सुनो, जज मत करो ये बेटर है वो कम है, ऐसा सुनो. सब उस्ताद है तुम्हारे, छोटे बड़े, कच्चा, सीखो. इतनी अपना सर झुकाओ, इतना समर्पण रखो कि भगवान तुम्हें जो दिखा रहा है वो सिर्फ दिखा नहीं रहा, तुम्हें इंस्पायर कर रहा है. उसकी अच्छाई देखो, सोचो वो क्यों ऐसा. अगर तुमको लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं गाता है, फिर भी तुमसे फेमस है, क्वेश्चन पूछो, अपने आप से पूछो, ऐसा क्या है उसमें जो तुम सीख सकते हो उससे. तुम सड़ रहे हो अंदर से कि यार क्या, यू नो व्हाट इज डूइंग, नथिंग, he doesn't sing at all, you know what he's doing, this guy is so good. हम लोग को सुनो ना, मेरे को बोलो, मैं देखूँ ना, उसमें तुम लाइफ वेस्ट कर दोगे. तो अपन ने सुना बहुत, चाहे वो गुलाम अली जी हों, जगजीत सिंह जी हों, मेहंदी साहब हों, अभी सलामत अली खान साहब 15 साल पहले ज़िंदगी में आए मेरे, तो उनको भी बहुत सुना. हुसैन बख्श जी को बहुत सुना. सुनो हरिहरन जी, सुरेश वाडकर जी को सुन के उनके गज़लों को प्ले पॉज रिवाइंड, प्ले पॉज रिवाइंड, प्ले पॉज रिवाइंड, ये कर करके हमने किया हुआ है कैसेट्स के ज़माने में. सुनो, तब मालूम पड़ता है. फिर वो यार मैं कहा ऑडियो रट्टा, वो तभी काम आएगा जब ऑडियो में कुछ हो तो पहले. रट्टा मारने के लिए कुछ होगा तभी आप उसको डाल पाएंगे ना, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. ऐसे कैसे होगा? सुना ही नहीं आपने लाइफ में कुछ भी, अपने घमंड में रह गए. हम गाते हैं, हमें घमंड है, हम अच्छा गाते हैं. सर झुका, सीख. कल हो ना हो के टाइम जब आप वो गाना गा रहे थे, क्या सोच रहे थे सर? उस मैंने कहा ना कि मेरे साथ में जो कभी भी कुछ चीज़ें होती हैं जी. उनका कुछ मेरे ट्रांसफॉर्मेशन अंदर जो चल रहा होता है आजकल. ये दिल दीवाना के टाइम पे मैं ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय मैं अग्रेशन में था, तो गाना अग्रेसिव मिल गया मुझे, था मैं अग्रेशन में. कल हो ना हो के वक्त में उसी समय वो हुआ था जो मैंने कहा था. मैं मंदिर में बैठा हुआ था और मुझे ऐसे सडनली आभास हुआ कि दिख गया, यही तो है ईश्वर. कोई शक्ल नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बट ये जो है यही, मैं अभी तक ईश्वर में ही था, मैं ईश्वर ही था. किसी को बोलो आई एम गॉड, बेवकूफ़ क्या बोल रहा है, बट एक्चुअली द फैक्ट इज आई एम गॉड. हूँ मैं यार. सो इज रणवीर, ही इज सिटिंग ओवर देयर, सब ईश्वर ही है रूप. तो मैं उस
जगह पे था जहाँ मेरा ज़िंदगी ने एक बहुत बड़ी करवट ली थी। मैं मर गया था। वो तो आज मैं देखूँ 90s में आया हुआ सोनू और ये आई कांट सी एनी कनेक्ट। वो मर चुका है सोनू बहुत पहले, ये नया सोनू है, उसको उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। उस समय वही सोनू ज़रूरी था, इस समय यही सोनू ज़रूरी है। ये वाला जो एक सेटिस्फाइड और क्वेंच्ड आदमी है, इसको वहाँ भेज दो, कभी सोनू निगम यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। वो उस समय वो भूखा शेर चाहिए था, उस समय वो एम्बिशियस एग्रेसिव मैन चाहिए था, जो मतलब काम 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 काम, पैसा काम पैसा काम पैसा काम, अपॉर्चुनिटी काम, ऐसे ही वो चाहिए था उस समय। वो भूखा, वो यहाँ ले आओ तो शर्म है, धिक्कार है सोनू पे। इतने सालों के बाद में भी तू भूखा, एग्रेसिव और डाकू की तरह घूम रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो बीच का जो ट्रांजिशन पॉइंट था वो कल हो ना हो का टाइम था। उस समय मैं समझा कि जो हर पल यहाँ ये जो गाना आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, अब मैंने लुक बैक आई सी, तू तो उस वे से गुजर रहा था। तूने अपने आप को आश्वस्त कर दिया था कि अब से तू वो सोनू नहीं रहेगा। वही उस समय ज़िंदगी में करवट ले रहा था, तो कल होना हुआ उस समय लिटरली। शायद आपके सारे गाने आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं अभी कुछ आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझ में कहीं भी वैसा ही है। हाँ, दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे पता था ये? इंट्यूशंस। ओके, मतलब मैं लिटरली अभी पता है मुझे, आई नो, आई मेरे ऐसे हो जाता कभी कभी, मेरे को नेक्स्ट सामने वाला क्या बोलने वाला था मालूम पड़ जाता कभी कभी। ये गाने की वजह से हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आई फील कि कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उस मेडिटेटिव स्टेट में जाकर गा रहे हो। रणवीर, ये भी नहीं है, मैंने बहुत सारे मुझसे ज़्यादा तैयार और बहुत ज़्यादा सिंगरों को बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें करते हुए देखा है। कला का समझ से कोई संबंध नहीं है। कला किसी एरोगेंट इंसान को भी मिल जाती है, वो भी ऐसे गा रहा होता है कि लगता है हे भगवान, सुनने वाले हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसको सिर्फ घमंड ही हो रहा है। मैं बिना कभी होंगे तो मैं नाम लूँगा, तुमको बताऊँगा मैं ये बात। ये तो अलग है, कला का समझ से या विजडम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को मैंने ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों को करते देखा है कि शर्म आ जाती है। यहाँ कह सकता तो मैं कहता, मैं कभी जब मैं बताऊँगा तो हैरान हो जाओगे कि किस कलाकार ने क्या बकवास किया, और रियाज़ उसने हमसे ज़्यादा किया होगा। म्यूज़िक के मामले में वो हमसे ऊपर होंगे। मैं वही नहीं बनना चाहता था, मुझे क्रॉनिक सिंगर नहीं बनना। मुझे अपने ऊपर अपने गांठें खोलनी थी मुझे ज़िंदगी में। मेरी जो गांठें हैं, एनवी की, जेलसी की, एंगर की, वो हैं अभी भी। वो जब तक मैं सोनू निगम हूँ ना, तब तक वो रहेंगी। मुझे पता है वो कभी भी, वो जब मैं मरूंगा तब मैं उसे खा लूँगा। कोई भी इंसान, बड़े बड़े लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं ने बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। मैं मानता हूँ जैसे ओशो मेरे उस्ताद है, ओशो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी हर बात को समझ पाता हूँ, पर उनके जीवन में जो उनका जो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बट आई डोंट जज हिम फॉर दैट, ही इज़ ह्यूमन बीइंग। वैसे ही जब तक मैं हूँ, मेरे अंदर में वो सब खलिश थोड़ी बहुत रहेगी, खलिश नहीं कह सकते, गांठें रहेंगी। तो उस पर मुझे काम करना है। लेकिन इसका कोई संबंध मेरे गाने से या रियाज से नहीं है। ये मेरी अपनी अनुभूति से है। मैंने औरों से क्या सीखा, मैंने किताबों में क्या पढ़ा, मैं क्या सुनता हूँ, चाहे वो पॉडकास्ट में हो, चाहे वो और चीज़ों में हो, मैं क्या सुनता हूँ उस पर डिपेंड करता है। सर, म्यूज़िक की शेल्फ लाइफ शायद मूवीज़ से भी ज़्यादा लंबी रहती है अकॉर्डिंग टू मी। मूवीज़ की शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है, पर म्यूज़िक की शेल्फ लाइफ शायद इट कैन गो टुवर्ड्स 100-200 ईयर्स अकॉर्डिंग। अभी तो हमें देखना बाकी है। अभी तो जाके ऐसी प्रणाली आई है जहाँ हम म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब, और उसको रख पाएंगे पोस्टेरिटी तक। इसके पहले तो ये दुनिया थी ही नहीं। सिर्फ राग जो हम बंदिशें गाते हैं, कुछ हमें मालूम है कि ये मियाँ की मल्हार की बंदिश है, तो कहते हैं कि तानसेन मियाँ ने बनाई थी इसे। तो हम अभी भी सुनी सुनाई बातें हैं, है कि नहीं हमें क्या पता। इट्स लाइक रिलीजन। हम किसी और की बात को सुन के लड़ते हैं, रिलीजन पे, हमारा धर्म ये, हमारा मजहब ये। तो ये भी बातें वैसी है, सुनी सुनी बातें मान लेते हैं। अब फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी हैज़ रिकॉर्ड्स कि ये गाना 1951 में ही रिकॉर्ड हुआ था, शकील बदायूनी ने ही लिखा था, नौशाद ने ही बनाया था और मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। तो अब देखा जाएगा 500 साल के बाद में ये गाने कितना, 500 साल के बाद में लोग याद करेंगे कि 500 साल पहले 1951 में ये गाना ऐसे आया था, या 2003 में सोनू निगम ने, जावेद अख्तर ने, शंकर सानलो ने कल हो ना हो में गाना दिया था। ये 600 साल के बाद में ये रहेगा।
लोग याद करेंगे या नहीं, दैट्स फॉर देम टू सी। आई मीन जो आप कह रहे थे कि आपकी लाइफ का पर्पस ये है कि आपको वो नॉट्स खोलनी है, गांठें खोलनी है, तो आई मीन कोशिश है, पर्पस नहीं है, एक निरंतर एक वो है, मतलब एक क्रिया जो है जो मैं करता हूँ अंदर। ये दुनिया भी देखेगी, नोटिस करेगी इसे, स्पेशली हम, जब मैं चला जाऊंगा, जब आप चले जाओगे, उसके 100 साल बाद ये इंटरव्यू रहेगा, गाने रहेंगे, लोग गेज करेंगे कि ओके दिस वाज द आर्टिस्टिक जर्नी ऑफ दिस सोल। ये मैं मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट का पर्पस होता है कि पीछे कुछ ऐसे छोड़ दो जो दुनिया को बदल दे आपके बाद। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि मेरे में कलो ना हो सॉन्ग की वजह से कुछ बदला है। हाँ, आई एम श्योर होता है। वो इतना पुराना गाना आज भी सुनता हूँ, एंड सिमिलरली अभी मुझ में कहीं, उसकी वजह से आई फील कि मेरे बहन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होगी ऑनेस्टली। मैं बात नहीं करता था उनसे, बट वो मूवी देखने के बाद, गाना सुनने के बाद मैं बहुत क्लोज हो चुका हूँ। शी इज़ लाइक अ सेकंड मदर टू मी नाउ। बट आई फील कि म्यूज़िक का ये रोल रहता है किसी की लाइफ में। बिल्कुल, म्यूज़िक का कोई भी आर्ट फॉर्म का, चाहे वो लिखावट हो, अच्छी पोइट्री हो, शेर व शायरी हो, अगर अच्छे लेवल की होगी तो वह आपके रूह को कहीं ना कहीं स्टर करेगी। वो ऊपर ऊपर के लेवल पे होगी तो फिर आप एंजॉय करेंगे, ग्रूव टू इट, यू चिल, इट्स चिल हो जाएगा। लेकिन जब कोई चीज़ गहरी बनती है तो वो शडर्स देती है अंदर। तो थैंकफुली ऐसी कई चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं। आई एम वेरी हैप्पी। किस्मत है, भगवान ने बहुत अच्छी दिया है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आई हैं। अभी भी जैसे जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो बिटर बिट्रियल्स गाना आया है, या इसके पहले मैंने लाल सिंह चड्ढा में जो गाना गाया है, अच्छी शायरी है, अच्छे गाने हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग है। सो आई बीन लकी, गॉड इज स्टिल गिविंग मी गुड वर्क एंड क्लासी वर्क। इस लूप को एंड करने के लिए मैं अभी मुझ में कहीं के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। जरूर। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था? मेरी मम्मी जाने वाली थी उस समय, और मैं मेरी मम्मी को, जैसे आप अपनी मम्मी को, हर कोई इंसान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। मेरी माँ अच्छी औरत थी, बहुत बहुत ही। उन्होंने ही सिखाया थैंक यू बोलना, स्माइल करना, लोगों को पैर छूना, और अपने काम पे मेहनत करना, हनुमान चालीसा याद करना, ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में एक एंकर बन के आई। हर उसमें सिद्धि विनायक जाना हर मंगलवार को, जो शुरू में 11 दिन तक ऐसे करना, तो फिर 12वें हफ्ते कुछ होगा, ऐसी ऐसी बातें मम्मी ने बताई। तो शी हैड अ ह्यूज इंटरनल इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो वो बेचारी बहुत तड़प तड़प के कैंसर में गई हैं। तो जिन दिनों ये गाना आया, मैंने जब गाया था तब तो बीमार थी ही ऑलरेडी वो, बट शी वॉज स्लाइटली इम्प्रूविंग, देयर वाज सम होप लिटरली। तब अभी मुझ में कहीं बाकी, उसके बाद में वो जब वो गाना आया तो शी वॉज तब गोइंग डाउन हिल। तो मुझे सारे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, एक अवार्ड को छोड़ के। तो मैं हर बार आता था, मम्मी बिस्तर में बैठी थी, ऐसे मुंह पतला हो चुका था, मम्मी को मैं ऐसे अवार्ड लग देता था, हाय बेटे, हाय बेटे, कंग्रेचुलेशंस बेटा। और हम रोते थे कि ये जा रही है, देखो बस कुछ टाइम के लिए मेहमान है। वो मानने को तैयार नहीं था दिल उस समय। बहुत दुखी टाइम था मेरे लाइफ का। उस समय मैं शोज़ के पहले रोता था, क्योंकि कॉन्सर्ट्स तो करने पड़ते थे मुझे हमेशा, मेरा काम ही ये है, भगवान ने मुझे इसलिए पैदा कर रखा है। कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ वापस, रो रहा हूँ। देन आई रियलाइज दैट डे, यू नो, ओ गॉड, यू लाई इन माई वर्क। तू मेरे काम में रहता है यार। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ, उतरता हूँ तो मम्मी याद आती है, स्टेज पे जाता हूँ तो फिर सब चल रहा है, जंप मार रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, लोगों को हंसा रहा हूँ, जोक्स ट्राई कर रहा हूँ। तो वो सब चेंजेस में तब मालूम पड़ा कि स्टेज पे जाके मैं क्या होता हूँ, स्टेज के पहले मैं क्या होता हूँ, माँ के साथ में क्या हूँ। और कुछ घर में भी चल रहे थे, मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे, गंदे वाले इश्यूज चल रहे थे। तो वो थोड़ा मेरा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था जब ये गाना आया था। ओके। जब आप ऐसे गाने गाते हो, आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो? तो विजुलाइज नहीं करना पड़ता रणवीर, यू ऑल्सो डीप पर्सन, आई अंडरस्टैंड। अपने आप को खोना पड़ता है, खोना पड़ता है, वो फिर देना पड़ता है। एक टाइम था जब हम लोग टेक्निक पे जाते थे, अब मरना पड़ता है, उस समय के लिए मरना पड़ता है कि तू दे मालिक। अभी मैं, लेट मी बी ए वेसल, लेट मी बी ए मीडियम। मुझे तुझे आउटस्मार्ट नहीं करना अब। वो कल होने से पहले तक मैं करता था। देन आई लर्नड ग्रेजुअली कैसे काम में विलीन हो जाना। ताओइज्म में भी कहते हैं ना, वर्क बिकम्स द वर्कर एंड द वर्कर बिकम्स वर्क। वाह। सिंगर बिकम्स अ सॉन्ग एंड द सॉन्ग बिकम्स अ सिंगर। तो अब मैं उस स्थिति में हूँ, मैं अब उस स्टेज में हूँ कि मैं
जब मैं अपने काम में घुसता हूँ, जो कि हमेशा घुसता हूँ मैं, अब मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ दे, तूने पैदा किया है, तूने काम दिया है, तू ही देगा, तू ही लेगा, तू छीनेगा। कुरान में कहते हैं वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, तू इज़्ज़त देगा, तू ही ज़िल्लत देगा, तूने इज़्ज़त दी, तूने ज़िल्लत दी, तेरे पे है। मेरा काम अच्छा करना तेरे पे डिपेंडेंट है। अभी मैं अमेरिका में एक, आई कीप इट शॉर्ट सो दैट मेरा पहला, क्योंकि आपके आंसर्स बहुत लंबी नोच थे, मैं जानता हूँ, आई शुड नॉट बी आंसरिंग इट्स सो परफेक्टली फाइन सर। मतलब आई थिंक लोगों को आपकी बातें सुननी है तो खुल के बता दो। तो हमने अभी 9 सिटी टूर किया अमेरिका में। जी। अमेरिका में अभी मैं आया, कुछ 15-20 दिन पहले मैं आया था। बहुत ही डिवाइन टूर, बहुत ही अच्छा टूर। कई शोज़ में, शो के बाद में आके फूट फूट के रोता था मैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, मतलब तूने क्या कर्म किए होंगे सोनू निगम, ये जो तू देख रहा है, 46 ईयर से तू स्टेज पे गा रहा है, 31 साल से तू मुंबई एंजॉय कर रहा है, 31 मतलब नहीं 32 साल से मैं मुंबई आया हुआ हूँ और मैं आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। लोग खड़े होके रो रहे हैं, मैं गा रहा हूँ। इसके पहले वो चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, और मैं गा रहा हूँ, और ये ख़त्म किया शो मैंने और सब रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं। लास्ट शो में लॉस एंजलिस में शो था, मैंने बोल दिया वही कि मालिक तू देगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। शो ख़त्म हुआ, स्टेज में मैं गा रहा हूँ और ऐसे गाते गाते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पब्लिक दिख रही है और चिल्ला रही है और चिल्ला रही है, एंड आई कुड कंट्रोल। मैंने बोला अब मैं पीछे जाके रहूँगा। मैं गया कंट्रोल, तो मेरा प्रमोटर दर्शन जी ने उसे पकड़ा मुझे, ऐसे रो रहे हैं, वो रो रहे हैं भयंकर, मैं भी रो रहा हूँ। फिर मैं गया रूम में जाके मैं रहूँगा। रूम में गए तो पापा बैठे हुए थे। पापा के सामने कैसे रोएंगे, पापा और मैं ही गा रहे थे उस शो पे। तो पापा, हाँ अरे बेटा वेरी गुड शो। मैंने बोला आप यहाँ हो वरना अभी मैं रोता। अरे नहीं नहीं नहीं, समझ सकते हैं, इतना शो करते हैं वो। सडनली ऐसी वन ऑफ माई बेस्ट, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो संजय चितले, वो आ रहे आंखों में आंसू लेके, रणवीर वो सीन अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होता, ही केम विद आइज एंड आई स्टार्टेड बैफलिंग। मैं रो रहा हूँ, वहाँ पे दर्शन जी रो रहे हैं, वहाँ पे प्रीतो जी रो रही है, रॉकी रो रहे हैं, यहाँ पे संजय चितले रो रहे हैं, बंटी बहल मेरे मैनेजर वो रो रहे हैं, द होल रूम वॉज क्राइंग। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा काम का। जिस काम में आपको खुशी मिले वो तो अच्छा है ही, जिस काम में खुशी के साथ आपके आंसू ऐसे बहें, इससे बड़ी डिविनिटी लाइफ में क्या हो सकती है। ये स्टेज है हमारे इस समय बीइंग का, जो मैं काम कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अभी मैंने मराठी गाना कर रहा था, मैं 4-5 दिन पहले वो गाने का मैंने एक आलाप लिया लास्ट का, मैं ही विफल गया यार। मुझे मालूम है मैं क्या हो क्या रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझे मालूम है ये हो क्या रहा है। आई स्टार्ट आज देम टू शट द माइक्रोफोन। मैं पीछे गया, मैं पहले खूब रोया, फिर माइक में मैंने लास्ट की 4 लाइन गाई हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग चल रहा है काम का, इतना अच्छा है कि अब तो मृत्यु भी स्वीकार, जब मात खड़ी उस पार। फ्लो स्टेट के भी लेवल्स होते हैं और एज के साथ शायद आप डीपर फ्लो स्टेट्स तक पहुंच रहे हो। आई डोंट नो एज के साथ में, लेकिन हाँ समय के साथ में मैं कहूँ एज तो मैं मतलब मैंने तो बहुत सारे बड़े बड़े एज के लोगों को मैंने इतनी बचपने वाली बातें करते हुए देखा है। बट हाँ समय के साथ में मैं कहना सही समझूंगा कि मैं जिस उम्र में हूँ उसकी वजह से नहीं, लेकिन ओवर द इयर्स जो मेरे अंदर में जिस तरह मैंने अपने आप को अलाउ किया है नेचर को मुझे ट्रीट करने के लिए। जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गिव मी दिस मेडिसिन, नाउ यू इंजेक्ट मी दिस इंजेक्शन। हम क्यों बोलेंगे डॉक्टर को, भाई डॉक्टर के पास गए क्यों हैं हम। तो मैंने अपने आप को नेचर के सुपुर्द कर दिया है। तू बता क्या ठीक है मेरे लिए, मैं तुझे नहीं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। मैं तुझे बताया नहीं कि औकात ही नहीं मेरी कि मुझे कहाँ जाना है, 5 साल के बाद मुझे क्या करना है। तो 2 चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं हम पढ़ते हैं ना वो सीक्रेट कि आपने जो सोचा मैनिफेस्ट कर दिया, होता है। शायद मैं सिंगर बनना चाहता था तो मैं बन गया। अब चॉइस आप पे है, आपको डॉक्टर को बताना है ठीक होना कैसे ठीक होना, या आपको देखना है कि डॉक्टर मुझे कैसे जल्दी ठीक करेगा। आई विल रादर नाउ अलाउ नेचर टू लीड मी। मैं अब तैरूंगा नहीं, मैं बहूंगा। नदी अगर यहाँ जा रही है और मैं तैरने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ तो मैं नहीं, मेरे को जाना था वहाँ पे, लेकिन नदी मुझे यहाँ लेके जा रही है ना, मैं जाऊँगा। नदी यहाँ जा रही है, मैं सिर्फ फ्लो करूँगा। मुझे नहीं लड़ना नदी से, मुझे यहाँ नहीं जाना था मुझे, लेकिन उसने मुझे बोला कि यहाँ तू नहीं चलेगा किसी कारण से, वो लेके जा रही है मुझे समंदर की तरफ।
तुझे अल्टीमेटली समंदर में मिलना है ना, ब्रह्म में मिलना है ना, तो मत लड़, लेकिन वो वहीं जाने वाली है जहाँ तुझे जाना है, जहाँ तुझे जाना चाहिए। मत लड़, मत तैर। मैं उस स्टेट में होगी। बहुत सारे यंग सिंगर्स देख रहे हैं सर, आई एम श्योर बहुत सारे यंग सिंगर्स ये एपिसोड देख रहे हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में मैंने ये जाना कि म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरे तरीके से बदल रही है, स्पेशली इंडिया में। हमेशा बदलेगी, बदलती रहती है। कहते हैं कि जो 90s में एक पॉप म्यूज़िक का वेव आया था, हाँ, अच्छा टाइम है, वेरी गुड। वो बहुत सारों के अर्लीस्ट म्यूजिकल मेमोरीज है। आपका भी एक रोल था उस फेज में। हाँ, आई वाज लकी, फॉर्चुनेट। ओके, 2 सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि उस फेज में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था? पॉप म्यूजिक की राइज हम टीवी पे देखते थे, MTV पे, चैनल वी पे वगैरह, पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे मेरे म्यूजिकल फ्रेंड्स कहते हैं कि एक राइज फिर से हो रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, मतलब नॉन फिल्मी म्यूजिक का एक राइज हो रहा है। ऑनेस्टली बहुत सारे लोग आपको एसोसिएट करेंगे फिल्मी म्यूजिक के साथ भी, मोस्टली। ऑफ कोर्स आई वाज द ओनली वन हु एक्चुअली डिड बोथ ऑफ देम सक्सेसफुली, क्योंकि जिन दिनों में संदेशे आते और ये दिल दीवाना आया था, उन दिनों तू कब जानेगी, फिर दीवाना भी आया था, बिजुरिया भी तभी आया था, उसी जमाने में आया था, उसी जमाने में आया था। चंदा की डोली के पहले करोना हुआ था। तो आई बीन लकी। उस अभी भी जो बेटर बिट्रियल्स है ये भी एक्चुअली उस ज़माने में है जो मेरे बाकी फिल्मी गाने आ रहे हैं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस इंडिपेंडेंट म्यूजिक वेव का या पॉप म्यूजिक वेव का एक आई वोंट कॉल इट डाउनफॉल एट ऑल, पर वो एक वेव साइलेंट हो चुका था 2000s में, 2010s में, पर अभी वो वेव रिटर्न हो रहा है रैप सीन के थ्रू, प्रतीक कुहाड़ जैसे लोगों के थ्रू, इन सारों के थ्रू एक रिटर्न हो रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का। तो आपका नज़रिया क्या है अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पर ऑल्सो अबाउट द पास्ट? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है उसका। मैं क्योंकि इसका तो मेरे पास पूरा ब्रेकडाउन है, बट आई हैव टू मेक इट वेरी क्या बोलते हैं, सब ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। पहले क्या था, जब उन दिनों में 90s में पॉप म्यूजिक आ रहा था, मुझे भी बहुत टाइम लगा यार। मैं गा रहा था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। मेरी उम्र थी 19-20 साल की और मुझे गाने दे रहे थे सब सैड सॉन्ग, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, लाश कफन दफन शमशान घाट, ऐसे ऐसे मेरे गानों में वर्ड्स होते थे। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, तुम लाश पे मेरी आ जाना, ये सब गाने में गा रहा था। तो मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी तो थोड़े गाने मिलने चाहिए अच्छे अच्छे यार, जो थोड़ी मेरी एज के मुताबिक हो। तो मुझे उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज उनके दिमाग में इमेज थी सारे गामा सोनू निगम, मम्मियों का प्यारा दुलारा, सब उसे जवाई बनाना चाहते हैं, सबका ये पर्पस भी ये था। तो मुझे कौन देखेगा पॉप म्यूजिक में? लेकिन 98 में वक्त की बात होती है, समय की बात होती है। मेरा टाइम आया, फिर मैंने तू कब जानेगी तू, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में बिजुरिया तुझे लागे ना नजरिया, तो वो मैंने पूरा जोन चेंज किया अपना, कि मुझे सरोज खान जी को मैंने कहा मुझे इजी स्टेप मत देना, मुझे गोविंदा समझ के स्टेप्स दो। अच्छा, मैंने बोला हाँ मैं मेहनत करूँगा, मैं डांस अच्छा करूँगा। तो उन्होंने सिखाया मुझे डांस वांस, तो मैंने उस भी स्टेज पे आके मैंने अपने आप को थोड़ा सस्ता किया। फिर दीवाना आ गया, दीवाना तो बहुत बड़ी चीज़ बन गई। फिर जान, फिर याद, फिर चंदा की डोली, ये सब आए। फिर वो डाउन म्यूज़िक का वो क्यों कम हुआ, आई टेल यू व्हाई। CDs और कैसेट्स का ज़माना कम होता गया एंड ये म्यूज़िक स्टार्टेड गेटिंग अवेलेबल ऑनलाइन। लाइमवायर, फ्रॉस्ट लाइमवायर था पहले, मैंने बहुत चुराया गाने उससे। हाँ सेम बहुत चुराया, मेरा एक ही काम था, लाइमवायर जाओ डाउनलोड करो। इतना नॉलेज बढ़ा मेरा, इतने गाने को जो हमने नहीं सुने थे, बहुत कुछ चुराया। Hey Jude, don't let me down, ये सब गाने हमने उससे सुने थे एक्चुअली। तो उसमें क्या हो गया कि पहले क्या था कि अगर मेरा फेवरेट सिंगर सोनू निगम है या दलेर मेहंदी है, तो मैं जाऊँगा कैसेट की दुआ में जाऊँगा, प्लैनेट M। हाँ वो तो खैर, मैं तो ये तो हाँ यहाँ की बात है। मैं कह रहा हूँ जो छोटे मोटे शहर जहाँ से हम बड़े भी हुए हैं एक्चुअली, जिन लोगों ने हमको बड़ा किया है एकदम, कि सोनू निगम का नया कुछ गाना एल्बम आया क्या? हाँ आया दीवाना। अच्छा, तो वेट हो रहा है, अभी 1 महीने बाद आएगा। दीवाना के पोस्टर लग रहे हैं हर जगह कि अभी इसका एल्बम आएगा, लोगों की। तो ये लोग ऐसे जाते थे, तो म्यूज़िक को खरीदना, आर्टिस्ट मुझे पसंद है। फिर हो गया ये सब चीज़ें आगे बाहर वाली, जैसे हमने म्यूज़िक चुराना शुरू कर दिया, अब कौन जाएगा खरीदने के लिए? तो फिल्मी म्यूज़िक इसलिए ऊंचा उठा क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन है विद द स्टार, और वो म्यूज़िक उसमें फिल्म के प्राइस में बिक जाता है। वो जैसे किसी फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, हम कहते हैं कि इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, उसका ब्रेकअप तो नहीं आता ना कि इसका म्यूज़िक ने 25 कमाए, सारा क्रेडिट फिल्म दे जाती है। ये नहीं बोलते म्यूज़िक का कितना। वेयरएज एक प्राइवेट एल्बम में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इतना खर्च किया,
5 करोड़ रुपए खर्च किया है, इसने 10 करोड़ रुपए कमाया। फिल्मों में आपने अगर कम भी किया हो, बट इट बिकम्स अ पार्ट, एक होता है ना, एक डिश का पार्ट बन गया। अब आलू आलू ना रहा, आलू आलू ना रहा, छोले आलू बन गया। तो छोला अकेले में कैसे बिका, आलू कैसे बिका, ये नहीं पता हमें। तो इसीलिए फिल्मी म्यूजिक में एंड देन व्हाट हैपन, ये प्रीतम और जो विशाल शेखर, जो अभी अच्छे शंकर सान लो, इनकी वजह से जो फिल्म म्यूजिक था वो और पॉप म्यूजिक, दे स्टार्टेड साउंडिंग अलाइक, बिकॉज ये न्यू एज कंपोजर्स रहे हैं ना। इन्होंने फिल्मों में ही, जैसे मैं गा रहा हूँ हल्का हल्का सा ये नशा, अदा आए हाय अदा, ये और दिल ने ये कहा है दिल से, अलग है। सिंगर एक ही है, म्यूजिक दोनों हैं, बट यू कैन इमेजिन वो ला 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 ढट ला 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 ला, वो अलग दुनिया है। और ये हल्का हल्का सा ये, तो पॉप म्यूजिक एंटर्ड फिल्म म्यूजिक। तो अब ज़रूरत नहीं रही इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतनी, तो काफ़ी समय तक ये चलता रहा। म्यूजिक एल्बम्स कौन खरीदता, कौन है? फिल्मों में देख लेते हैं तो वो उसमें एसोसिएट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, अब इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग ख़त्म हो गई थी, पर हर चीज़ का ना एक वेव होती है ज़िंदगी, दुनिया ये है, जो नीचे जाएगा वो ऊपर तो आना ही है, फिर नीचे जाएगा, उसके भी रेडी होना पड़ता है हमें। तो अभी ऊपर आया, क्योंकि लोगों ने फिल्मी म्यूजिक तो अभी हो गया, इस जनरेशन को अपने इंडिविजुअल स्टार्स भी चाहिए। दिस इज़ माई फेवरेट सिंगर, आई वांट टू लिसन टू दिस सिंगर यार, irrespective of any film song or whatever. I mean, I love this guy, I love this guy's feel. So उनका अपना, जैसे EDM का अपना कल्ट है, रॉक का अपना कल्ट है, गज़लों का अपना कल्ट है, भजन स्पिरिचुअल म्यूजिक का अपना कल्ट है, तो अब सिंगर्स का भी एक कल्ट है कि यार आई लव दिस गाय, हैव यू लिसन्ड टू दिस गाय। तो अब उन फिल्मों से उनकी तृप्ति नहीं हो रही है, उनको अपने आर्टिस्ट चाहिए, उनको बादशाह चाहिए। मेरा आई लव लिसन टू बादशाह को बोलेगा, आई लव हनी सिंह, आई लव यू रैप, आई लव रैप। लोग रैप की बुराई करते हैं, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज रैप। आपने कैसे सोच लिया कि हर चीज़ जो आप सोचेंगे ये गाते हैं, जो आप करते हैं वो ठीक है? रैप वाले बेवकूफ़ हैं क्या? करके बताओ, जब वो कर रहे हैं करके बताओ, उनकी सोच देखो, उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी डाल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं आप दिस इज़ ठीक है, दे आर नॉट ग्रेट सिंगर्स, कोई बात नहीं, बट उनकी कला का तो आप सम्मान कीजिए। वो कहाँ से सोच रहे हैं, कौन से वर्ड्स, आज वो एक गहरी बात को आपके शब्दों में आपको कन्वे करके कह रहे हैं, इस बात का सम्मान कीजिए। आप क्या सोचते हो इंडियन रैप सीन के बारे में? मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं हमेशा सोचता हूँ, देखिए हर गाना हर कोई गा सके जी, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अभी मुझ में कहीं लोगों को पसंद बहुत है, पर वो साथ में सिंगल लॉन्ग नहीं कर पाते। रैप वो सिंगल लॉन्ग कर लेते हैं, तो ये कारण है। और उसमें अगर कोई अच्छा रैप आर्टिस्ट है जो एक अच्छी बात को कन्वे कर रहा है, चाहे मस्ती वाली हो, मतलब इवन इफ इट्स रॉन्ची या व्हाटएवर, इट डिपेंड्स ना। हमने भी तो गालियाँ दी लाइफ में ना, हमने देखी है ना ब्लू फिल्म, तो फिर हम कौन से जज बन जाते हैं कि हाउ डेयर यू यूज दिस वर्ड। अरे ही इज केटरिंग टू हिज ऑडियंस, लेट हिम केटर टू हिज ऑडियंस। उसकी ऑडियंस को यही सुनना है। कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं या ऐसे रैप सॉन्ग्स हैं जो आपको टच कर गए? मुझे एक बादशाह का गाना था, मैं इस गाने का भूल गया। वो उसमें एक लड़की को, छोटी लड़की होती है, वो बीमार होती है, एंड बादशाह गोज़ टू हिम टू हर एज अ स्टार एंड सरप्राइज व्हाटएवर। एक गाना मुझे बड़ा पसंद आया था। बाकी तो मुझे सारे तो वैसे एक कौन है वो, डीनो समथिंग, डीनो जेम्स, हाँ उसका एक गाना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, ही वाज समथिंग। तो इतना नहीं सुन पाता, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो मैं उसको कोशिश करता हूँ समझने की। अच्छा, हनी सिंह के भी मुझे अच्छे लगे काफ़ी बात। द थिंग इज़ आई फील दे आर केटरिंग टू अ जनरेशन दैट वांट्स टू लिसन टू दीज सॉन्ग्स एंड सिंग अलॉन्ग एंड फील दैट, एक वाइब फील कर दिया आपको। I understand that. So quite open to rap. ओके। Yeah. बहुत रैंडम इंट्रूसिव सवाल है, पूछूं? अरे I पूछो, don't know आपका Bring it on. नहीं, ठीक है, आपकी टाइम कुछ सिचुएशन। नहीं, ओके ठीक है। ये म्यूजिकल सवाल है, थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। आपको क्यों लगता है कि दुनिया भर, आई वोंट से कि रॉक मर चुका है, और रॉक की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है? मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मैं 2009 में मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड एग्जाम दिया, उसके पहले हर कोई रॉक सुनता था। रॉक ऑन फिल्म आई थी बेस्ड ऑन रॉक कल्चर,
एंड लिटरली मेरे सारे जो टीममेट्स हैं सब जेंजीज है, बॉर्न आफ्टर 97. लिटरली कोई भी रॉक नहीं सुनता, पर रॉक बहुत सुंदर जॉनर है अकॉर्डिंग टू मी. हाँ हाँ एंग्स्ट भी है उसमें, प्यार भी है, पर कोई रॉक नहीं सुनता दुनिया भर. बहुत कम लोग सुनते हैं आजकल. जो रॉक का जो एक वाइल्ड बीस्ट का जो एक इमेजिंग थी ना कि मतलब रॉकर, वो जो फीलिंग थी ना, वो रैप ने ले लिया अभी. अब वो जो एंग्स्ट है और वो जो कन्वे करने की जो ना, ये रैप ने ले लिया है. सारी बातें उससे कन्वे हो रही हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात है कि यही चीज़ गज़ल के साथ में हुई है, यही चीज़ें कव्वालियों के साथ में हुई हैं. कव्वालियाँ थीं, अब उसको एक नया चोगा पहना दिया है, सूफ़ी. सूफ़ी तो आप खुद जानते हैं संगीत होता ही नहीं है. सूफ़ी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग. उसमें जब कोई बात कही जाती है उसको हम कव्वाली बोलते थे पहले नॉर्मली, क्योंकि कव्वालियों में ही बात की जाती थी. चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जा. सूफ़ी बात है. ढल तू यहाँ मुसाफिर है ये सारा है खाना है, तो बात की जा रही है उसकी. चढ़ता कव्वाली में सुकन भी किया जा रहा है. हल्का ट्वीक कर दिया है अभी, तो वही उसको अब सूफ़ी जोगा पहना दिया गया है. तो दिस आई लव सूफ़ी म्यूज़िक. अब सब ये बोलते हैं देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सूफ़ी म्यूज़िक, बट ठीक है, लेट देम एन्जॉय दिस. जैसे मैं बॉलीवुड शब्द से परहेज़ करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है बॉलीवुड यू नो. मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर बोलता हूँ. अब जब पर कोई कह रहा है तो मैं थोड़ी इसको टोकता रहूँगा बार बार. तो अब कोई कह रहा है सूफ़ी म्यूज़िक, तो बोलने दो बेचारे को. अभी क्या उसको समझना ही नहीं है. तो वैसे ही रॉक भी ट्रांसेंड कहीं ना कहीं हो रहा होगा किसी और चोगे में. शायद बाद में आएगा, सामने आएगा. लेकिन लोगों को अभी वो ओल्ड साउंड लगता है, उनको ओल्ड लगता है वो चीज़ कि वो इट्स माई लाइफ इट्स नाउ और नेवर. उनको वो साउंड से शायद कनेक्शन नहीं हो रहा होगा जिंजी को. तो हो ना, तो कुछ और चोगा पहन के आएगा रॉक वापस. मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड्स थी जिन्हें रॉक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए ब्रेकअप हो गया. नहीं, पर वो पर वो कहते थे कि रॉक के परकशन सुन के उनको एंजाइटी होती है, और आजकल एंजाइटी का बहुत प्रॉब्लम. तो अभी उनको सुनाओ ट्रांस म्यूजिक, सुनाओ उनको वो EDM सुनाओ, ट्रांस सुनाओ पहले. हाँ शायद. उससे तो एंजाइटी की मम्मी दादी नानी सब हो जाती है. शायद लोगों को एंजाइटी होती थी रॉक की वजह से. आई फील कि मुझे बहुत मिला है रॉक की वजह से. मैं वर्कआउट करता हूँ रॉक पे, मैस्कुलिनिटी आ जाती है रॉक की वजह से. तो लड़कियों को मैस्कुलिनिटी थोड़ी चाहिए थी उनको तो उस समय. अभी मतलब तुम भी मैस्कुलिन, वो भी मैस्कुलिन, उनको नहीं करना था. उनको दे वांटेड टू बिकम गर्ल्स, दैट्स व्हाई दे रिमेन गर्ल्स. आप टेलर स्विफ्ट के गाने सुनते हो? हाँ, मैंने शुरू में बड़े सुने थे उसके. अब आजकल इतना नहीं सुन पाता मैं उसको. हाँ, बट आपके अकॉर्डिंग उनकी खासियत क्या है? क्योंकि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा टेलर स्विफ्ट फैन बेस है, तो आई फील कि इट्स सम काइंड ऑफ वेरी डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन विच गर्ल्स फील विद टेलर स्विफ्ट. पर आपके अकॉर्डिंग एज अ सिंगर उनकी आवाज़ में कुछ फील होता आपको? उसकी आवाज़, देखिए आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन मैंने अपने इस अंतराल में जो मैं रहा हूँ, मैंने एक बात को मैं पक्का मान गया हूँ. जब चल रहा होता है इंसान तो लोग बोलते हैं कि वाह क्या क्या बात है. फिर नहीं चलता तो फिर बोलते गलती निकालते हैं. तो यहाँ ना सब ये है, सब इधर है, सब यहाँ है. टाइम आता है तो सब चीज़ अच्छी लगती है उसकी गलतियाँ भी, खामियाँ जो हैं वही उसकी खासियत बन जाती हैं. तो अच्छे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन बात किस्मत की है. सोनू निगम क्यों बना है? किस्मत है, भाग्य है. अमिताभ बच्चन क्यों है? भाग्य है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, एक्टिंग के महारथी हैं, आवाज़ बड़ी अच्छी है. लेकिन वो पैदा हुए एक ऐसे दुनिया में जहाँ पे सिनेमा था ना. अगर सिनेमा नहीं होता, ये पैदा होते आज से मतलब ही वॉज बॉर्न 100 years बिफोर, तब तो वो स्टेज पे काम करते. है कि नहीं? तो वो सदी का महानायक कैसे बनते? वो सही समय पे सही जगह पे होना, इसे भाग्य कहते हैं, है ना. मैं सिंगर क्यों हूँ, फेमस सिंगर क्यों? अरे इतना जगाता है. मैं हूँ क्योंकि माइक्रोफोन है. मैं ये मैं कर रहा हूँ. अब मुझे बिना माइक्रोफोन के अगर छोड़ दें भीमसेन जोशी जी के साथ में, व्हाट वे विल स्टैंड. मैं सही वक्त पे सही दौर में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ.
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ये मैं कर पा रहा हूँ एक्सप्रेस। लेकिन अगर मुझे बोला जाता है कि यहाँ पे तुझे ये तान मारनी है और तेरे बगल में सलामत खां साहब बैठे हुए हैं या गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब बैठे हुए हैं, या वे विल स्टैंड। इसीलिए टेलर स्विफ्ट या कोई भी हो, वो सब सही जगह पे सही वक्त पे हैं। ऑलमोस्ट पॉडकास्ट खत्म हो चुका है, कुछ सवाल है थोड़े से प्री प्लान। बस इतना ही रणवीर, क्या मतलब इतना कम पूछे मुझसे। नहीं That's सर, not done. आई फील कि आपसे फिर से बात होगी मेरी। आई एम श्योर ऑफलाइन भी थोड़ी सी। बिल्कुल ऑफ कोर्स, जो मैंने अभी ऑफलाइन तो ज़्यादा होगी एक्चुअली। हाँ, ज़्यादा होगी, यहाँ तो बहुत कुछ नहीं बात कर सकते। वी हैव a lot of common points in common areas of discussion. मैंने जब भी सिंगर से बात करी है, स्पेशली जो टॉप लेवल के सिंगर्स होते हैं, आई एम श्योर दैट्स सम एस्पेक्ट यू माइट डिसएग्री विद, क्योंकि आपने ज़्यादा सिंगर्स से बात करी है लाइफ में। पर मैंने आपसे बात करी है, जुबिन नौटियाल से बात करी है, डीनो जेम्स से बात करी है। आई काउंट रैपर्स इन दैट सेम कैटेगरी। बहुत इथीरियल थॉट्स होते हैं, मतलब उनके लिरिक्स, उनकी गायकी कहीं और से निकल के आती है। करेक्ट टू से दैट? आई थिंक कि भगवान से उन्हें सफलता देता है जो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं इथीरियली। कमर्शियल सक्सेस, मेन स्ट्रीम कमर्शियल सक्सेस। मैं आई वुड लाइक टू बिलीव इट, क्योंकि हर इंसान के अंदर क्या चल रहा है तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं सबसे नहीं मिला हूँ उतना जिन लोगों को मैं जानता हूँ। बट अगेन मैंने ज़रूर अंदर से सभी इवॉल्व होंगे, बट ऐसा इवॉल्व होना जो बाहर मैनिफेस्ट नहीं हो, वो तो ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने आई रीइटरेट, मैंने ऐसे कई बहुत बड़े बड़े फनकारों को इतनी ओछी बातें करते हुए सुना है, तो उनसे मैंने ये सीखा कि क्या बनना है, कैसे गाना है और कैसे रहना है, और ये भी सीखा कि क्या नहीं होना है। उस मामले में भी वो मेरे गुरु रहे, सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा क्या करना है, और ये भी सीखा क्या नहीं करना है। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्या नहीं करना। अगर आपको सही वक्त पे समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना नहीं होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए क्या नहीं करना जी, उतना ही आवश्यक है लाइफ में सीखना, क्या नहीं करना। जिस फेज ऑफ लाइफ तक मैं पहुंचा हूँ, विच इज़ लेट 20s अर्ली 30s, इस फेज में एक आर्टिस्ट के लिए बहुत कुछ होने लगता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप में मैच्योरिटी भी आ जाती है, पर आप में वो यूथफुल मोटिवेशन भी होती है। मेरे एक भाई है अरमान मलिक, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नॉट दैट ही हैज आस्क्ड मी टू आस्क यू एनीथिंग। अरमान बहुत अच्छा गाता है, बहुत सुंदर गाता है, बहुत अच्छी आवाज़ है, पर एट द स्टेज ही इज एट, और जो हमने बात करी है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन के बारे में, आप उससे क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, नथिंग। सबकी अपनी जर्नी है। एक बहुत बड़े साधु महात्मा कह गए, सबकी अपनी जर्नी है, जर्नी दो। महात्मा का नाम है सोनू निगम। सबकी अपनी जर्नी है, जर्नी दो जी। सबकी कुछ ज्ञान मत दो जब तक कोई मांगे ना। बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक आपके सामने कोई रिसीवर नहीं है। मत दो ज्ञान, आप ज्ञान बांटो मत बिल्कुल भी, आप ज्ञानडू कहलाएंगे। बिल्कुल ज्ञान नहीं बांटो, आप ज्ञान दोगे आप ज्ञानडू कहलाएंगे। जब तक कोई सामने नहीं बैठेगा आपके और बोलेगा सही मन से, कोई लेने वाला होना चाहिए। पात्र बनो पहले, तब मिलेगा। मत बोलो किसी को कुछ भी, क्योंकि मैं जो मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए सही हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे मालूम तो पड़े तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है। तुम्हें जाना है पटना, मैं तुम्हें पहुँचा दूँ मैसूर। पहले मुझे लोकेशन बताओ, जीपीएस मैं तुम्हें तब बताऊँगा, पहले लोकेशन बताओ। जब हम क्या जीपीएस में क्या करते हैं, वी डोंट पुट द कि अब यहाँ से मैं राइट जाऊँगा लेफ्ट जाऊँगा फिर मुझे यहाँ पहुँचना है। नहीं, हम बोलते हैं हमको अंधेरी से ताड़देव में जाना है एक जगह पे, या मुझे मुंबई से जाना है जमशेदपुर। बस लोकेशन डाली, जीपीएस आपको रास्ता बताएगा। तो अगर मुझसे कुछ पूछना कोई चाहेगा तो पहले लोकेशन बताओ जाना कहाँ है, फिर बताऊँगा मैं क्या। जितने भी सिंगर्स इंडियन आइडल में से निकले, आप उनसे टच में हो? हाँ, काफ़ी लोग। इनफैक्ट वो भी परसों ही मीनल जैन आई थी घर पे मेरे, और बहुत लोग मेरे साथ में। राहुल वैद्या, उसकी अभी बेटी हुई है, प्राजक्ता शुक्रे बहन जैसी छोटी, अंतरा, मित्रा,
बहुत सारे लोग सच में, अब अभिजीत सावंत, और मैं तो शायद नाम बोल रहा हूँ, काफ़ी बहुत सारे लोग हैं, मतलब ना केवल इंडियन आइडल बल्कि मेरे छोटे भाइयों और जैसे ही मेरे ऐश्वर्य निगम मुझे बहुत प्यार करते हैं, श्रेयस पुराणिक वो बहुत अच्छा सिंगर कंपोज़र है, बहुत सारे मेरे साथ में तो जो मेरे से एक गैंग है पूरी मेरी जो मुझे बहुत प्यार करती है। और मैं समझता हूँ कि ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं आशीर्वाद दूंगा ना, छोटों का आशीर्वाद ज़्यादा लगता है। छोटों से आशीर्वाद लेना सीखो। ये मत सोचो कि हम आहा बचती। जब कोई मुझे अच्छा सा मैसेज भेजता है तो मैं उसको लिखता हूँ ये बात कि ये तेरी दुआ है, ये तेरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। नहीं भैया, मैंने नहीं है, जहाँ से जिस गंगोत्री से ये जो गंगा बह रही है ना, वो जिस गंगोत्री से आ रही है मैं देख पा रहा हूँ, तो तेरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप में कुछ बदला इंडियन आइडल की वजह से? इंडियन आइडल क्यों बोलेंगे, एक चीज़ क्यों बोलेंगे सर, एक चीज़ से क्या बदलेगा? वो तो हर इट्स लाइक हम तरह तरह का खाना खाएंगे तभी जाके तभी एक तरह का खाना खाएंगे तो फिर हम कैसे स्वस्थ बनेंगे? तो चाहे वो इंडियन आइडल हो, चाहे वो मेरे गाने हों, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरे दोस्त हों, हर सबको मिला जुला के ही संगम से हम बनते हैं। तो दे मस्ट बीन सम इम्पैक्ट फ्रॉम इंडियन आइडल व्हाटएवर। हाँ, एक चीज़ जो मैंने जानी थी 2004 में जब स्टार्ट हुआ था, आई वॉज जस्ट 30 एट दैट पॉइंट, तब जो लोगों ने आके मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है, मतलब 30 साल की लड़की के कौन पैर छूता है यार, मतलब वैसे मतलब आके पैरों पे लेट रहे हैं। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ बैठा हूँ इन लोगों के लिए। मुझे उसके पहले नहीं पता था, आई डिडंट नो कि तब सोशल मीडिया भी नहीं होता था। हाँ, तो मैं पर उस समय ये कभी पता नहीं, बिकॉज हमारी मुलाकात होती थी मुंबई के लोगों से, दिल्ली के लोगों से। हमें कोई रांची से आता हुआ बच्चा सिंगर हो या ना सिंगर हो, उसके लिए मैं क्या हूँ ये मैंने 2004 में समझा आइडल करते हुए दौरान। और उस वक्त में तक मेरा वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। वो उस समय मैं योग के पागल के स्टेटस में बीइंग में था, तो मुझे बहुत टच की चीज़। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ सर, लाइक एंड वी कैन मे बी नॉट टॉक अबाउट दिस इफ यू डोंट वांट, बट एटलीस्ट मेरे नज़रिए से, और मैं बहुत एमेच्योर हूँ, मुझे म्यूज़िक के बारे में लिटरली ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता, पर मैं एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से इनपुट दे रहा हूँ। क्या आपको ये लगता है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स निकले उन्हें एक फेयर शॉट दिया गया इंडस्ट्री में, प्लेबैक सिंगिंग में? या देखिए, खाना तो मैं आपके मुंह में डाल सकता हूँ, चबाने का काम आपका है, समझे जी। चबाओगे नहीं तो फिर कैसे होगा? तुम तुम्हारे लिए चबाएंगे भी हम, मतलब चबवाएंगे तुमको हम। खाना मुंह में जा चुका है, चबाना पड़ता है, वो चबाने का मादा होना चाहिए। इंडियन आइडल या कोई भी ऐसे शोज़ हैं, उनसे लोग फेमस हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। जब हम मुंबई में आए थे तो ऐसा कुछ था नहीं उस समय। हमको क्या करना पड़ता था, स्कूटर उठाते थे अपना, 2 व्हीलर, या तो उसके पहले बस में जाते थे, यहाँ से वहाँ ऑटो के पैसे बचाते थे ताकि थोड़ा पैसे बच जाएं। 4 बंगला से लोखंडवाला तक पैदल चल के जा रहे हैं, मैं मेरे पापा, कौन ऑटो लेगा? ऑटो में 2.5 रुपये जाएंगे, 3 रुपये जाएंगे, जो उस समय हम वैसे बचा बचा के हम, फिर उसके बाद में स्कूटर ले लिया वहाँ से। रोज़ सुबह जा रहे हैं, पब्लिक बूथ में फ़ोन कर रहे हैं, अनु जी नाटक कर रहे हैं, हेलो मैं अब्बू बोल रहा हूँ, मालूम है अनु मलिक बोल रहे हैं, मुझे मालूम है। तो हेलो मैं अब्बू बोल रहा हूँ, मैंने अनु जी है? नहीं मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, अनु जी अभी घर पे नहीं है, बट आप मुझे आपके बारे में बताया है, बहुत अच्छा गाते हैं। अनु जी मुझे मालूम है ये आप ही हो। फिर कभी हेलो मैं डब्बू बोल रहा हूँ, और कभी मतलब, और हमको मालूम है कि ये अनु मलिक है। तो पर अपने टाइम का वेट करना चाहिए। अब ऐसे में हम चबाना छोड़ दें? हमने चबाया, हमें लोगों ने नचाया, दुत्कारा, पर हमने चबाना नहीं छोड़ा। पर करना पड़ता है, घमंड नहीं करना चाहिए। आपको काम चाहिए ना, खड़े हो सबके सामने। उषा खन्ना जी की रिकॉर्डिंग में मैं गया था मिलने के लिए उनको, जब पहली बार ऑडिशन देने के लिए गया था उनके पास में। दिस इज़ 1991 की बात है, आई थिंक सितंबर के एंड की बात होगी। मैं और फिर फादर फर्स्ट टाइम आए थे, आई वाज जस्ट 18 हुआ था मैं उस समय, 12th पास की थी मैंने। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो कहती है अच्छा उस रिकॉर्डिंग पे आ जाना, लाइन इन स्टूडियो है, नहीं सरगम स्टूडियो है खार में। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अलका जी आ रही हैं, वो गा रही है, कुमार शर्मा जी आ रहे हैं, वो गा रहे हैं। वो दिख रही है, खड़ा हुआ है बाहर, बैठ जाओ। नहीं, मैं 7 घंटा खड़ा रहा। मैं बोला कभी बाई चांस आए और देखे मैं बैठा हूँ ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए सोनू निगम, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ऐसा चबा है, बैठ सकते थे, कोई था ही नहीं वहाँ पे। मैंने बोला बाई चांस दरवाज़ा खुल गया और ये देखिए कि मैं बैठा हूँ, इनको दिखना चाहिए कि इस खड़ा हुआ है तब से।
7 घंटा मैं खड़ा रहा। फिर जब स्टूडियो बंद हो गया तो अरे लड़का खड़ा हुआ, जरा उसको चलो बलराम बल्लू बल्लू उसको लगाओ जरा, माइक्रोफोन लगाओ उसको। फिर मैंने गाना शुरू किया, तन्हा, तो कहती अरे तो एको लगाओ, एको बढ़ाओ, कि तब मालूम पड़ा कि ये जो खड़ा हुआ है ये साला गा सकता है। पर अगर मैं निकल जाता कि 7 घंटा तो हो गया, कितना वेट करेगी मुझे, क्यों, मतलब ये अगर मैं कर देता, उस मन में सोच लेता कि यार मैं कोई फालतू सिंगर हूँ क्या, 7 घंटा बिठाया खड़ा किया तुमने, देखा नहीं, थोड़ा पहले बुला लेते मुझे। अलका याग्निक और कुमार शानू के बीच में गवाने तो था ना, खाली थे तुम्हारा टाइम, तब मुझे बुला लेते। चबाना पड़ता है, चबाओगे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वेट करो, टाइम आएगा, कोई ना कोई दरवाज़ा खुलता है, तैयार होना पड़ता है, तैयार रहो। बुरे वक्त में अपनी तलवार को शार्प रखो शार्प। जब दरवाज़ा खोलेगा भागो अंदर, तब तैयार नहीं हो सकते। आपने वेट कर रहे हैं कि दरवाज़ा खोलेगा, अरे अरे मैं तो तैयार ही नहीं हुआ, ज़रा बाल बनाऊंगा, मैं कपड़े पहनूंगा, तब तक दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वेट नहीं करेगा वो समय, तैयार रहो, फिट रहो, सर झुका के चलो। अपने को बहुत ज़्यादा मुँह मत समझो कि आई हैव माई ओन आइडियल्स इन, मेरे अपने असूल है। असूल है तो फिर बेटा घर पे बैठ जाता। असूल तब दिखाना जब तू कहीं सिंहासन पे बैठा होगा, तब असूल दिखाना अपने, कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं गाऊँगा, तब असूल दिखा। तू कुछ है ही नहीं, किस अकड़ में बैठा तू भाई। आई फील कि सर जनरली मीडिया में ना 2 टाइप की मेहनत होती है, एक आपकी क्राफ्ट की मेहनत और दूसरी ये सब लगन होनी चाहिए। बिल्कुल, पीपल स्किल्स में भी मैं इसी में डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल, पीपल स्किल्स है। पीपल स्किल का सबसे आसान तरीका रणधीर पता है क्या, हर इंसान को स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहर हम ट्रैवल करते हैं, वहाँ के बच्चे ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं। हम इंडिया में अपने बच्चों को सिखाते हैं बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, ये कर बेटा, सीधे आदमी का कुछ नहीं, सीधे आदमी का होता है। मैं रणवीर तुम्हारी आंखों में जानता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल यू आर। यू नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट क्लेवर मैनिपुलेटिव गाय दैट पीपल वांट टू द किड्स टू बिकम। हाउ आर यू सक्सेसफुल? कैसे हो सक्सेसफुल भाई? दुनिया भर के इतने अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे शो में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तुमने कोई तिगड़म लड़ाई है क्या? तुमने अपनी आत्मा को पवित्र कर दिया, तुमने अपने नॉलेज को प्रखर कर दिया, तो लोग आएंगे। तुम चुंबक बन चुके हो, यू आर अ मैग्नेट ना हो। तुमको कोई जरूरत नहीं रस्सी से लोगों को खींचने की, तुम बस खड़े हो जाओ, लोग आएंगे, चिपक जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा स्मार्ट बनने की, ज़्यादा क्लेवर बनने की। स्ट्रीट पर पीपल स्किल्स कई भाड़ में मत करो। पीपल स्किल्स अच्छे बनो, पात्र बनो, लोग आएंगे। यही सत्युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है, ये सत्युग है, ये अच्छा युग है। हमको घर में बाथरूम मिल रहा है, हमको पानी नल से आ रहा है। सत्युग के समय में तो हमको टॉयलेट जाने के लिए बाहर कहाँ जाती हूँ मैं टॉयलेट? हाँ, सत्युग ये है। औरतें सेफ है। उस जमाने में औरतों को जिसकी औरत पसंद आ के लेके चले गए। करके दिखाओ आज। ये अच्छा ज़माना है, अच्छे लोगों का ज़माना आया है। ये जो इंसान अपने काम में अच्छा है, जिसकी नीयत अच्छी है, वो कामयाब है। जितने भी बदमाश और मैनिपुलेटिव लोग हैं वो इतना कामयाब नहीं है आज। कामयाबी की बात करते हुए एक सवाल मुझे पूछा, ये बहुत इंटरनेट ओरिएंटेड सवाल है। अच्छा। एंड ऑफ द डे मैं एक डिजिटल पॉडकास्टर भी हूँ और मुझे डीप बातें भी करनी है इसी के बारे में। हमने इंडियन आइडल की बात करी, सारे सिंगर्स की बात करी आपने, वो हमने 2 टाइप की मेहनत की बात करी। अरिजीत सिंह भी वहीं से निकल गए, फेम गुरुकुल से निकल गए। उन्होंने अलग क्या किया? चबाया। ओके, चबाया। वो टाइप बी की मेहनत भी करी हो? ऑफ कोर्स, मेहनत तो वो बचपन से सीखा हुआ है। चबाना आना चाहिए, उसने चबाया है। उसने प्रीतम के साथ में सिर्फ गाने नहीं किया, उसने प्रोग्रामिंग की, साउंड प्रोडक्शन किया, सीखा। उसने ये नहीं बोला कि मुझे तो सिंगर ही बनना है, मैं और काम क्यों करूँ, आई सिंग बेटर देन दिस गाय दैट यू मेकिंग हिम सिंग। उसने असिस्ट किया, उसने चबाया। चबाना पड़ता है। लोग ये सब नहीं जानते, ये नोटिस नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर उस बात को स्वीकार करने की ऑनेस्टी या सरेंडर नहीं है। कोई आपसे अच्छा है, उससे आप इंस्पायर नहीं हो रहे, उससे आप चिढ़ रहे हैं। वो ज़्यादा आपसे मेहनत कर रहा है, आप उसकी मेहनत से इंस्पायर नहीं हो रहे। आप ये सोच रहे हैं कि मतलब इसकी मैं गलती कैसे निकालूं, मैं हूँ, ये है। इसलिए आपको हर इंसान के अंदर ईश्वर दिखना पड़ेगा। दिखेगा आपको कि देखो अरिजीत सिंह नहीं गा रहा, वो भगवान गा रहा है। मीका सिंह नहीं गा रहा, भगवान गा रहा है।
समझे, ऊपर नीचे मत करो किसी को भी। वो जो कोई भी है, लकी अली जब मैंने गाया था वो, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, आई गॉट इंस्पायर्ड बाय लकी अली। उनका गाना था, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं नहीं किया मैंने। हो बेचैन दिल को कैसे, ये देखिए, हो बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, ओ लकी अली। सीखना पड़ेगा, सीखा और अपने काम में इसको इम्प्लीमेंट किया। अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द डेप्थ ऑफ ग्रेटनेस। अगर आप एक फुटबॉलर हो, आप एक दूसरे फुटबॉलर को देखते हो, आप एज अ गेम, एज एन एथलीट उसे एक अलग नज़रिए से देखते हो। तो ये मैंने जुबिन भाई से भी पूछा था कि अरिजीत सिंह की खासियत क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनकी गले की तैयारी बहुत अलग है, बहुत सेट है उनका गला, पर और क्या। और जो हमने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में बात करी कि एक स्पिरिचुअल रेल्म में जाकर वहाँ से आर्ट लेकर आना दुनिया के लिए, वो एक कला होती है। आई पर्सनली फील कि उनकी आवाज़ में वो वाली क्वालिटी है, बिल्कुल आपकी आवाज़ की तरह, कि आप एक अलग रेल्म में चले जाते हो। पर ऑनेस्टली एक और क्वालिटी है, और ये मैं शायद खुद के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ, उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दुख है। और शायद उस दुख की वजह से जो भी उन्होंने लाइफ में देखा है, जो बहुत कम लोगों को पता है शायद उस दुख के बारे में, या वो शायद दुख को ज़्यादा फील करते हैं। आई डोंट नो अगर सारे सिंगर्स दुख को ज़्यादा फील करते हैं, पर कुछ तो है दुख रिलेटेड उनकी आवाज़ में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली हार्ट ब्रोकन बंदे। आई डोंट नो, मतलब मुझे लोग ऐसे सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं कि अरिजीत ने किस लेवल के फास्ट गाने गाए, नशे से चढ़ गई ओए नशे, तो वो वर्सटाइल सिंगर है। वो दुख वाले गानों को लोग ऐसे जोड़ते हैं उससे, जैसे रफ़ी साहब के बारे में लोग बोलते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में दर्द है, तो किसको प्यार करो, किसने गाया फिर गाना? अच्छे सिंगर में क्वालिटी होती है। किशोर कुमार ने दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, लगता है ये गाना उसने गाया है जिसने कहा जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, राफ्ता राफ्ता देखो, और वो गा रहा है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। हर अच्छे सिंगर को वर्सटाइल होना पड़ता है। ऐसा नहीं है दर्द वर्द दुख वुख। इफ़ यू आर अ गुड सिंगर, हमारे पहले गाने अच्छा चला दे तो आया था ना, जो सारे सैड सॉन्ग्स थे, सैड ही तो गाने गाते थे। पर उसके बाद में मैंने गाया ना, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल, गाया ना। वर्सेटाइल इंसान को हर गाना गाना पड़ता है, मतलब शायद इमोशनली वर्सेटाइल होना पड़ता है। हाँ, मतलब जिसमें, और आजकल तो वो ज़माना है कि यू डोंट रियली नीड टू बी वर्सेटाइल। मतलब अगर आपको कैलाश खेर की आवाज़ का एक गाना समझ में आता है, तो वो आपको सोनू निगम से गाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे उसकी एक्टिंग कर भी सकता होगा, लेकिन आपको जब कैलाश खेर मिल रहा है तो उससे क्यों गवाएंगे आप? वैसे किसी की आवाज़ एक मिल रही है कि भाई ये एक्सपर्टीज़ इस गाने की इसकी है। पहले ये होता था कि मैं था तो मैं हर किस्म के गाने गा लेता था हमेशा जी। तो मेरे पास ही सब आते थे, ये भी गाना, ये भी गाना, ये भी गाना, ये भी गाना। अभी ऐसा टाइम है कि लोगों को लगे कि यार मार्केट खुल चुका है, लेट्स टेक द एक्सपर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉनर एंड मेक देम सिंग द सिंगर, अदर नॉट गेटिंग अ पर्सन हु इज अ वर्सेटाइल सिंगर। बट जब हमको एक फील्ड का एक एक्सपर्ट मिल रहा है तो उसे क्यों नहीं गवाएंगे? अब वो ज़माना है। ओके, अब क्या सोचते हो इस ज़माने के बारे में, जहाँ ऑटो ट्यून भी है, अभी एआई सिंगिंग भी आ चुकी है? हाँ, क्या सोचता है एआई सिंगिंग के बारे में? लोग तो काफ़ी डरे हुए हैं। मेरा तो विश्वास है कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है दूसरा खोल देता है। बैलेंस है, इक्विलिब्रियम, कमाल की ये यूनिवर्सल एक मैजिक है। डरने का नहीं। ऑटो ट्यून आगे तो क्या हो गया? स्टेज पे तो हम लिटमस टेस्ट हो जाता है ना कि कौन क्या गाता है। स्टेज पे तो लिटमस टेस्ट है। कितना भी तुम 8 घंटा 2-4 दिन लगाओ गाना गाने में, अच्छा लगेगा तुमको। स्टेज पे तो तुमको गाना पड़ेगा, गाना गाओ, लिपसिंग करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। वो तो उस चीज़ को कोई नहीं छीन सकता। AI आया है, मैंने अभी सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में वो हौले हौले हो जाएगा प्यार चले आओ, रफ़ी साहब गा रहे हैं उसको। मैं हिल गया, मैंने बोला यार ये तो रफ़ी साहब ने कब गाया गाना। सो इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसमें मैं नहीं डरता। मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता और निकल जाता है, और मास्टरी ओवर क्राफ्ट, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत शायद अलग एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है एआई म्यूजिक को लेकर। हाँ, पर आई फील कि बहुत सारे लीगल एंगल्स आने वाले हैं अब। आने तो चाहिए ऑफ कोर्स,
क्योंकि अगर रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई गाना आ रहा है और मान लीजिए कोई इससे कमाएगा तो पैसा रफ़ी साहब को जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कम से कम। थोड़ी सी मतलब फारफेच थिंकिंग है, पर जो हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक की फिर से एक बहुत बड़ी राइज होगी, ये मुझे बिजनेस इंटुइशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा फील हो रहा AI का है। मतलब हाँ, आई पर्सनली फील कि आप जैसे लोग जो ऑलरेडी लेजेंड्स म्यूजिक इंडस्ट्री के, अब आई थिंक आप सब कॉम्पोजिशन मोड में, मतलब जितने लोग जा सकते हैं उस मोड में जाएंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई मीन आई हैव नो पर्सपेक्टिव। अभी तो चैट जीपी क्या है, चैट जीपीटी ना, जी हाँ, जी जी। उसके थ्रू तो गाने भी बन रहे हैं आजकल, लिखे भी जा रहे हैं, कहानियाँ लिखी जा रही, स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, तो ट्यून भी बन रही है। होगा इंटरेस्टिंग टाइम है देखने का। एक सिंगर है, मतलब रैपर सिंगर है, ड्रेक, हाँ हाँ, ही इज कंसिडर्ड, आई नो, उसका अभी गाना एक उसकी आवाज़ में डाला गया है, हाँ पता है मुझे। मतलब एंड आई नो कि लिटरली मैंने उनको अभी कॉलेज से फॉलो किया, उनकी मतलब हर साल एक एल्बम रिलीज होती है उनकी, एंड वो इतने सारे सॉन्ग्स क्रिएट कर पा रहे क्योंकि वो सारी चीज़ों को, ऐसे कहते हैं कि सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं, और शायद पूरे एल्बम में एक ही सॉन्ग है जो उनका खुद का होता है, जो उन्होंने खुद लिखा है, खुद गाया है, एट्सेट्रा, और वो फील हो जाता है आपको पता रहता है कि हाँ ये इसमें ड्रेक का दर्द है। यू आर इनटू ड्रेक, काफ़ी मतलब सुना हुआ उसको ना। आई फील कि इंडिया में भी हाँ ड्रेक की एक जगह है, किसी ने वो ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, कैप्चर नहीं करी है। No, but सैड, I'm asking about you, हाँ, कि जो मुझे तो सैड रोमांटिक रैप लिखनी है और स्पिरिचुअल रैप लिखनी है, तो दैट्स व्हाई आई एम जेन्युइनली इंस्पायर्ड बाय ड्रेक। पर उन्होंने जो बिजनेस सिस्टम क्रिएट किया है कि ही आउटसोर्सेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ आने वाला है। दिस इज आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, आई डोंट हैव एनी इनसाइडर पर्सपेक्टिव ऑन म्यूजिक। आपको जान की बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में भी कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूज़िक कंपोजर्स नाम दे देते हैं, लेकिन बना कोई और रहा होता है। अकेले में बताऊंगा कौन है वो। पर ऐसी इंफॉर्मेशन लीक क्यों नहीं हुई है? आई थिंक लोग सोचते हैं कि इंटरनल सोर्सेज को मालूम है, इंडस्ट्री के लोगों को पता होता है कि ये या डायरेक्टर या जो भी है, या कंपोजर या जो भी आउटसोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मालूम पड़ता है। इंडस्ट्री के लोगों को पता होता है, आप लोगों को शायद बाहर से नहीं पता चलता होगा। यू स्टिल माइट नो बिकॉज यू आर स्टिल क्लूड इन, बट एक आम आदमी को क्या पता चलेगा? वो तो सोचेगा नाम इसका आ रहा है तो इसी का गाना होगा। ऑटोमेशन और पर्सनल ब्रांडिंग का ज़माना है सर, दैट्स व्हाई। बिल्कुल, मतलब लोग अपने पर्सनल ब्रांड को बेच रहे हैं, नॉट जस्ट म्यूजिक। सबकी अपनी जर्नी है, जर्नी दो। ओके, आपकी जर्नी के फ्यूचर के बारे में बताइए सर। कुछ नहीं पता। ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, दीवाना 2 बताइए, उसकी बात हुई नहीं है अब तक। अच्छा, अलाहाबादी को मालूम पड़ गया, क्योंकि ये बात तो हमने कभी की नहीं अभी तक, किसी को नहीं की, किसी के साथ नहीं की। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, गुप्त सूत्रों से आपको मालूम पड़ गया है। हाँ, अभी ये नन्नू का, मतलब भूषण कुमार का जी, एक खुद उसका संकल्प है कि मैं दीवाना 2 आपके साथ करता हूँ, एंड आई ट्रस्ट हिम बिकॉज मतलब छोटा भाई जैसे ही है। वी हैव हैड सम इश्यूज़ इन द पास्ट, लेकिन मतलब इनके फादर को तो मैं अपना फादर मानता ही हूँ, तो फिर ये मेरा छोटा भाई हो गया हमेशा, एंड आई कंसिडर हिज फैमिली एज माई मेंटोर्स। मैं जब बच्चा था, मैं तब से ये लोग मुझे प्यार करते हैं, जानते हैं। सो आई ट्रस्ट हिज एक्यूमेन, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, बहुत कमिटेड अपने काम में, बहुत पैशनेट आदमी है, और कुछ और बात नहीं करता वो मुझसे, जैसे हम बात कर सकते हैं। इतनी डीप तक हम गए हैं सर, नाद की बात कर रहे थे अभी हम लोग, और शून्य से शून्य तक वो बात कर रहे थे। उससे मैं अपनी पर्सनल बात भी नहीं कर सकता, मतलब वो फैमिली लाइफ में क्या इशू है, वो इतना कमिटेड है अपने काम में भूषण, और एकदम वन ट्रैक माइंड है, काम 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 काम। अच्छा है, तू ही बना भाई, अच्छे समझदार। तुम्हारा पैशन जो है उससे कम ही है मेरा पैशन किसी गाना बनाने में। खुद गाता? वो खुद नहीं गाते, लेकिन वो उनका जो है, कुछ किसी किसी में होता है ना, कोई समझने के एक दे देता, वो जिस पर्सपेक्टिव से गाने को देखता है, उस पर्सपेक्टिव में उसको दिख जाता है कि गाने में कितना दम है। कभी कभी हम ज़रा नज़दीक होते हैं ना, तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि पिक्चर क्या है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारे घुटने में एक चींटी घूम रही है, उसके लिए तो हम पहाड़ है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये घुटना है, चींटी के लिए तो एक हिल है ना, तो हम चींटी हैं, वो दूर से दिखता है गाने को। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ में उसको भी महारत हासिल है।
पैटर्न रिकग्निशन का कमाल है हाँ, म्यूजिक हाँ। इंडस्ट्री में इतनी बिल्कुल 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 होता हुआ सबके अंदर में एक होता है ना, कुछ होता है तो उसके अंदर में है कमाल, तो आई ट्रस्ट हिम एंड दीवाना टू वो करना चाहता है ASAP, तो बड़ी अच्छी बात है। इट विल बी नाइस, एज आई सेड, वन डे एट अ टाइम, जिंदगी जो लाएगी हम उसको स्वीकार करेंगे। ओके एक शब्द है एलूसिव एल्यूसिव इसका हिंदी में इसका मतलब क्या है? अंतर्मुखी, मतलब जैसे जो थोड़ा सा नहीं दिखता है ज़्यादा, वो मतलब अपने अपने जोन में रहता है जी। और बंजारा टाइप, अंतर्मुखी बोलते हैं इसे, जैसे इंट्रोवर्ट। आप भी वैसे हो? ना, ऐसा नहीं हो मैं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके मतलब मुझे आप भीड़ में डाल दोगे मैं तब भी खुश होऊंगा, अकेले छोड़ दो कमरे में मैं तब भी खुश रहूँगा, टीवी भी बंद कर दो, मत दो कुछ, मुझे कुछ मत दो, मैं अकेले बैठ के ठीक हो जाऊँगा। कोई मेरा ऐसा पैटर्न नहीं है, मैं किसी चीज़ से प्राउड नहीं हो कि आई एम लाइक दिस, आई एम स्पिरिचुअल। एक तो बोलना कि आई एम स्पिरिचुअल सबसे बड़ा गुनाह है। स्पिरिचुअल ईगो। हाँ बिल्कुल, ये बोलना कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल यही बताता है कि तुम स्पिरिचुअल नहीं हो। बोलने का नहीं, तुम्हारी बातों से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई बोले कि आई एम अ वेरी गुड सिंगर, क्या ज़रूरत है, गा के दिखा, मालूम पड़ जाएगा तो गाता कि नहीं गाता। स्पिरिचुअल बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आंखों से दिखना चाहिए कि तुम जिंदगी को क्या समझते हो। तो वैसे ही इल्यूसिव हूँ। मुझे याद है के हमेशा बोलता था, ब्रो आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, यू नो, आई एम इल्यूसिव। हाँ नहीं उससे, हाँ आई एम वेरी, हाँ एक और वर्ड होता है जो आई एम वेरी समथिंग, तो एनीवे तो ऐसे कहता था। और वी यूज्ड टू मिस हिम, क्योंकि मैं और जैसे शान और हम लोग, कुणाल गंजा वाला, पैपॉन भी, अभिजीत दा, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, अनूप जलोटा जी, हम लोग सब बहुत मिलते रहते हैं। वी आर ऑलवेज यू नो हैविंग फन विद ईच अदर, क्योंकि हमको अपने को इल्यूसिव रखने का नहीं, अपने को लगता है कि यार ज़िंदगी है, ठीक है, हम थोड़ी कोई रोज़ मिल के चंडाल चौकड़ी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है हमारी। पर जब मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे, थोड़ा टाइम हंसेंगे, तलत अजीज़ जी, हम लोग सब ऐसे। तो ये नहीं मिलता था के, तो फिर बिना मिले ही चला गया हमसे। हमें, आई मिस हिम कि हम, पर देन द थिंग इज, इवन व्हेन ही वाज अलाइव तब भी वो हमसे कहाँ मिलता था। तो मेरा तो ये नहीं है, मैं तो सोचता हूँ कि जब ईश्वर चाहता है अकेले रहो तो अकेले रहो, जब मस्ती तो मस्ती करो, इट्स लाइक दैट। यही था आज का पॉडकास्ट सर। आपको बस जाना, आपके दिल को जाना। रणधीर, इतना इतना कम कैसे पूछा, ये गलत बात है। क्योंकि आप जैसे लोगों से बात करने के लिए ना एक एनर्जी चाहिए रहती है एंड मैंने बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा है आज। अच्छा, स्पेशली आई फील कि ट्रैवल का भी बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में। समथिंग टेल्स मी आपने बहुत कुछ देखा है ट्रैवलिंग पर्सपेक्टिव से। पर अरे ट्रैवल तो पायलट भी करता है ट्रैवल तो एरोस्टेस भी करती है। कुछ जब तक आपने अपने रेडार्स, एंटीनाज अपने ऊपर नहीं किए, कुछ काम नहीं आता। घर बैठ के एंटीना ऑन रखो, दुनिया भर की यात्रा हो जाएगी। अकेले बैठो, पूरी ब्रह्मांड को तुम कवर कर लोगे। एंटीना खुद रखो बस, और जिसके एंटीना बंद है उसको कितना भी घुमा लो बाहर, कुछ नहीं होगा। एंटीना, रेडार अपने चालू रखो, और घर में चुपचाप बैठो, अंधेरे में अकेले में बैठो, सारा ब्रह्मांड के दर्शन हो जाएंगे आपको। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एस्पेक्ट है कि मैं सोनू निगम सर को होस्ट कर रहा हूँ मेरे घर पे, आपसे बात कर रहा हूँ। तो जस्ट थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस यू। ये मैं बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद कहता हूँ कि बहुत कुछ सीखा आपसे, पर आई फील कि आज मेरे दिल ने बहुत कुछ सीखा, नॉट जस्ट माय माइंड। सो थैंक यू सर, Thank you. सीरियसली Pleasure is अप्रिशिएट यू, mine. अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो मच। एंड आई होप टू हैव यू ऑन द शो अगेन। बिल्कुल, और मैं तो, आप तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही रहते हैं। मेरे को जहाँ मैं वो यूट्यूब में तो आप आते ही रहते हैं मेरे को, मतलब मैं ना भी चाहूँ तो मेरे पीछे नहीं छोड़ता जब देखो आ जाता है, बेयर बाइसेप्स ऐसे करता हुआ, जब देखो आ जाता है, मतलब पीछे नहीं छोड़ता, स्टॉक करता है मुझे। स्टॉकर, आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी सर नहीं, बट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्लेजर इज माइन, learned a lot from you और thank you for changing me through your songs. Again, that's all. थैंक यू, See you soon. थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? कुछ लोग ना इस फॉर्मेट के लिए बने होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। कुछ लोगों के अंदर एक नेचुरल पॉडकास्टिंग की एबिलिटी होती है, उनके ह्यूमिलिटी की वजह से, उनके विनम्रता की वजह से। सोनू निगम सर बिल्कुल वैसे ही है, इनका दिल एक आर्टिस्ट का दिल है। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। सोनू सर डेफिनेटली लौट आएंगे, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हम और इनसे क्या पूछ सकते थे। और अगर मान लो, एंड आई एम श्योर सर कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, पर मान लो अगर सर कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, ये भी कमेंट्स में बता दीजिए। सोनू सर TRS पर लौट कर आएंगे, और तब तक TRS को सपोर्ट करते जाइए, पॉडकास्ट देखते जाइए, और
अपने दिल, दिमाग और गले को बेहतर बनाते जाइए।